who will be sharing his views on Vivad Se Vishwas scheme and Budget 2020 with special emphasis on residential status, dividend taxation, charitable trusts, Section 271 AAD, Section 206 and 115 BAC. I would also like to share with you that on Wednesday, we will be having an important webinar on issues on bank audit, in which CA Amarjit Chopra ji and CA Ajay Jain ji will be with us. You all are requested to join us on Wednesday also. Now, without taking much time, I would request CA Nitin ji to please start his session. Please, Nitin ji. First of all, I just want to thank Asha ji for giving this opportunity. Thanks to Pawan bhai, thanks to Bharat bhai for sparing a time for me or other. Normally इस टाइम पे normally क्या होता है, लगता है कि एक मिनट हम एक मिनट चाहिए, एक मिनट दीजिएगा. There seems to be some technical problem. Sorry for the trouble. Sorry for the trouble. Let me thank to Hisar branch, especially Asha ma'am, Pawan bhai and Bharat bhai for giving this opportunity to speak on a particular topic of VSV and budget. मैं पहले स्टार्ट करूंगा, VSV से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बजट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उस पर डिस्कस करेंगे. उसके बावजूद अगर आपको लगेगा कोई चीज ऐसा इशू है जो बजट में मैंने ना टेकअप किया और आप पे अगर मुझे कुछ रोशनी डालनी है, लाइट ऑन दैट आल्सो. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम VSV. सर VSV, पहली बात डेट नोट करें. डेट में आप ये मान के चलें कि डेट 17 मार्च को पहली बार सर ये बजट आपका एक्ट पास हुआ. मैं 17 मार्च की डेट आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हुआ क्या कि 4 मार्च को इन्होंने सर्कुलर इशू कर दिए 55 क्वेश्चन के, कि ये 55 क्वेश्चन में कि हमारा टारगेट क्या है. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस सर्कुलर की कोई वैलिडिटी भी है. अगर इस सर्कुलर की वैलिडिटी इसलिए नहीं है, मेरा मानना ये है क्योंकि आप देयर वाज अ सिस्टम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोपल. मान लीजिए मैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोपल को जैसे समझाता हूं. मान लीजिए पवन जी ने मुझे बोला नितिन तू ये काम कर दे तो मैं तेरा ये वाला काम कर दूंगा. हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए जो मुझे काम करने के लिए बोला जा रहा है वो भी मेरी अथॉरिटी में है और जो पवन जी उसके बदले में काम करेंगे वो भी उनकी अथॉरिटी में है. तो ऐसे केस में अगर मैंने वो काम कर दिया तो पवन जी इज ड्यूटी बाउंड टू डू दैट वर्क. वेयर सर अगर आप सर्कुलर को पढ़ेंगे, सर्कुलर 4 मार्च को आया, तब तक एक्ट नहीं था. जब एक्ट ही नहीं था तो इस तरह का कुछ आप अगर सर्कुलर इशू करते हो और सर्कुलर जब आप चेक करेंगे यू विल कम टू नो, भी हम डिस्कस करेंगे. सर बहुत सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो इन्होंने आंसर दिए हैं जो ओवरशूट कर गए. ओवरशूट का मतलब सर टारगेट सर एक्ट ए बोलता है पर ये एसएससी के बेनिफिट के लिए इन्होंने आगे बढ़ा दिया, या फिर सर आपका एक्ट बी बोलता है ये टारगेट ओवरशूट करते हुए सर एक्ट से आगे चले गए और एसएससी के खिलाफ चले गए. अब ऐसे केस में सर हम ये मानते हैं कि ये डिपार्टमेंट ने सर अगर सर्कुलर इशू किया है तो एक नया सर्कुलर जरूर इशू होगा. ये मान के चलिए ऑलरेडी इस तरह की बात ऊपर तक पहुंच चुकी है और वो दे हैव एग्रीड कि भैया हम एक नया सर्कुलर इशू करेंगे क्योंकि इसकी वैलिडिटी एक खतरे में है. दूसरी बात, क्योंकि अब आज की डेट में 55 क्वेश्चन है और हमारे पास एक्ट है, तो हम विल कन्फाइंड आवरसेल्व्स विद एक्ट एंड 55 क्वेश्चंस. और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कहां पे ओवरशूट कर गया, कहां पे आप बेनिफिट हंसते हो. मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, सर अगर ये सर्कुलर बाइंडिंग होता भी है, इट इज बाइंडिंग ऑन एओ ओनली, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू. प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट. सर्कुलर जब भी इशू होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं एओ पे, डिपार्टमेंट पे, वो मेरे पे बाइंडिंग नहीं होगी. तो इसका मतलब अगर कोई चीज ओवरशूट कर गई, अगर मेरे फेवर में है मैं पढ़ूंगा, अगर मेरे फेवर में नहीं है तो मैं उनको एक्ट पढ़ाऊंगा. सर एक्ट में ऐसे नहीं ऐसे लिखा है. लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस थिंग. सर इसमें मेरा टारगेट ये है
कि हम एक्ट से चलेंगे, ताकि हम एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन लेके चलेंगे, ताकि सारी चीजें, करीबन इस एक्ट के अंदर 12 सेक्शंस है। सर ये पहली बार हुआ जब कोई स्कीम इस तरह की आई, और स्कीम के अंदर तकरीबन, स्कीम के अंदर जब स्कीम आई, ये फाइनेंस एक्ट का पार्ट नहीं थी। तो फाइनेंस एक्ट जब डिस्कस किया गया सर, इसके बारे में बोला गया, जबकि इसे सर फाइनेंस एक्ट का पार्ट नहीं बनाया गया, इसे नया एक्ट की तरह पास किया गया। अब ये नया एक्ट क्यों पास किया गया सर? गवर्नमेंट का टारगेट था कि रिकवरी जल्दी से जल्दी हो। तो सबसे पहले सर आप एक बात हम ध्यान रखें, जब भी मैंने कभी आपने मेरे को सेमिनार पे इनकम टैक्स पे बोलते हुए सुना होगा, तो हमेशा मैं इनकम टैक्स से बोलता हूं, क्योंकि सर उसका टारगेट है आपकी लायबिलिटी क्रिएट करता है। जब कोई एक्ट आपकी लायबिलिटी क्रिएट करता है तो हमेशा उसे स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना चाहिए सर, लिटरली कंस्ट्रू करना चाहिए। जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। जबकि ये फाइनेंस एक्ट, जो मैं विवाद से विश्वास की बात कर रहा हूं, इसका टारगेट आप पे लायबिलिटी क्रिएट करना नहीं है। इसका टारगेट क्या है सर? टू रिड्यूस टैक्स लिटिगेशन। सर ये वर्ड प्लीज ध्यान रखिएगा हमेशा। तो इसका टारगेट क्या है? टू रिड्यूस टैक्स लिटिगेशन। अगर किसी एक्ट का टारगेट हो टू रिड्यूस टैक्स लिटिगेशन, ऐसे केस के अंदर सर जब भी इस लॉ को पढ़ेंगे, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि टैक्स लिटिगेशन में हमें रिड्यूस करना है वो चीजें आनी है, जो चीज जिससे आपका लोग विवाद से विश्वास में आ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग। इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, जैसे मैं एक एफएक्यू में और एक क्वेश्चन में आंसर भी दूंगा, जहां पे अगर इसको लिबरली कंस्ट्रू किया जाए तो कुछ लोग तो आ ही नहीं पाएंगे। जैसे 148 के करीबन 90% केस आ ही नहीं पाएंगे, वो इनका टारगेट नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कहां पे आप किसको इसका बेनिफिट उठाते हो, ऑब्जेक्टिव का फायदा उठाते हो, इसको कैसे पढ़ेंगे। लेट अस कम टू सर वीएसपी स्कीम। सर वीएसपी स्कीम मैंने बता दी 17 मार्च को जब इन्होंने डाली, तो इस सेक्शन में 12 सेक्शन थे। सर पहले है सर डेफिनेशन सेक्शन, सेक्शन 21A के, जहां पे उन्होंने बताया कि एपेलेंट कौन कौन। जब एपेलेंट की बात करी, इन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, 5 में। पहला सर अपील अगर आपने फाइल कर दी हो, दूसरा डीम्ड अपील, तीसरा और चौथा बात करता है 144C की बात करता है, और पांचवा बात करता है 264। पहले हम इन पांचों की बात करेंगे, उसके बाद मैं अपीलेट अथॉरिटी पे आऊंगा, फिर एक डिस्प्यूटेड टैक्स को भी डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सर अगर आप 21A का 1 पढ़ें, जहां पे अगर आपने अपील फाइल कर दी, वो ये बोलता है अगर आपने, किसी व्यक्ति ने, इंडिविजुअल ने, मतलब किसी पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 231 के अंदर हिसाब से सारे के सारे एसएससी, या फिर डिपार्टमेंट ने, या फिर दोनों ने, अगर आपकी अपील फाइल कर दी, अपील कहां पे? सीएटी अपील, आईटीएटी, सर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। राइट टू अप्रिशिएट सर, चारों एपेलेट फॉरम के डेफिनेशन में ये 4 लोग ही आते हैं, 4 के बाद 5वां नहीं आता। सेटलमेंट कमीशन नहीं है, सीआईटी नहीं है, बट 264 वाला 5वें में कवर रखा है। पर अदरवाइज एपेलेट फॉरम में कौन कौन है? सीआईटी अपील, आईटीएटी, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। अब एक क्वेश्चन एफएक्यू और आता है, जो मैं चाहता हूं बाद में, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई है, काफी लोगों ने एफएक्यू में क्वेश्चन उठाना शुरू किया कि सर एक एफएक्यू में लिखा है कि आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की बात नहीं लिखी हुई है, रिट के बाद तो लिखी हुई है। मतलब अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया आपके खिलाफ, तो उसके बाद की बात के बारे में वो चुप हो गया है। सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, सुप्रीम कोर्ट पे जब भी हम कुछ फाइल करेंगे हमेशा एसएलपी ही होगी, चाहे मैं ऑर्डर के अगेंस्ट जाऊं हाई कोर्ट के, या फिर मैं अगर सर रिट के अगेंस्ट जाऊं। मैं क्लियर हूं आपको? हाई कोर्ट ने रिट में कोई चीज आपको डिसीजन दिया आपके खिलाफ, या फिर ऑर्डर में दिया, दोनों केस में एसएलपी फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और का मतलब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ऐसे केस में इसमें कोई गलती नहीं है सर, ये क्लियर है लॉ, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। दूसरी बात सर, अब क्योंकि मैंने जो अपील फाइल करने की बात करी है, उसने कहा या तो आपने फाइल की हो या डिपार्टमेंट ने फाइल करी हो, तो ऐसे केस में मान के चलते हैं, कहीं मान लीजिए आपके पास कोई आशा जी के पास कोई अपील आई से, मान लीजिए 15 जून 2019 को, और वो 15 जून 2019 को उस व्यक्ति की सीआईटी अपील ने डिसाइड कर दी, पर वो व्यक्ति इनके मैडम के पास आया करीबन अक्टूबर में, तो ऑफिस बाद 30 डेज में आपको अपील फाइल कर देनी चाहिए थी, आप अपील फाइल नहीं कर पाए। मैडम ने विद कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा के वो अपील फाइल कर दी। अब वो अपील फाइल हो गई 31 जनवरी 2020 से पहले। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये कंडोनेशन ऑफ डिले जब तक एडमिट नहीं होगा तब तक क्या ये मानी जाएगी? सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। सर अगर आप सीआईटी ए, जो सीआईटी बिल का 246A की बात करें, या फिर आप 254 की बात करें, तो दोनों में वर्ड लिखा हुआ है मे, और हाई कोर्ट के पास तो इनहेरेंट पावर है ही है, सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है ही है। तो ऐसे केस में जब मे का मतलब कि सर अगर आपने 31 जनवरी 2020 से पहले कोई फाइल कर दी है,
विद कंडोनेशन ऑफ डिले, तो ये माना जाएगा ये अपील पेंडिंग है। अब कई लोगों ने बोलना शुरू किया यार क्या बात कर रहा है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होगा मानूंगा कैसे? नहीं सर मैं फिर दोबारा आपको पीछे लेके जाता हूं कर विवाद स्कीम के अंदर जो 1998 में आई थी। इसके कंटेक्स्ट में एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, एक बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट है और एक और हाई कोर्ट की एक और जजमेंट है। इन तीनों जजमेंट में इन्होंने बोला है कि अगर कंडोनेशन ऑफ डिले के साथ अगर आप अपील फाइल कर चुके हो, और स्पेसिफाइड डेट क्या है हमारी 31 जनवरी 2020, तो 31 जनवरी 2020 से अगर आपने पहले अपील फाइल की हुई है, ये माना जाएगा कि ये अपील पेंडिंग है। अब सेम बात आईटीएटी की बात करते हैं। आईटीएटी में क्या होता है सर, कई बार जब आप आईटीएटी ऑर्डर कर देता है तो लोग मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करते हैं। मिसलेनियस एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं? विद आफ्टर गिविंग एफिडेविट। सर पहले तो ये समझिए मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल कैसे होती है, क्यों होती है। होता क्या है सर, जब आप अपील फाइल करते हैं आप करीबन 6 या 7 जो मटेरियल ग्राउंड है वो आप देते हैं कि आईटीएटी में जिस वजह से आपकी केस आपके फेवर में आना चाहिए। अब होता क्या, आईटीएटी ने मान लीजिए कोई ऑर्डर किया जिसमें 3 या 4 मटेरियल ग्राउंड उसने कंसीडर ही नहीं किए, जिससे अगर वो कंसीडर करता तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी डिसीजन कुड बी इन योर फेवर। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे सर, मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाते हैं। सिंस आपने मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई 31 जनवरी 2020 से पहले और उस टाइम तक सर आपके पास विवाद से विश्वास स्कीम नहीं आई थी, तो फिर बात है जब आपने मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई थी तो आपका इंटेंशन क्या था कि मुझे केस आगे लड़ना है। तो सर सेम एनालॉजी जो मैं आपको कंडोनेशन वाली बात कर रहा हूं, सेम एनालॉजी इसमें लगेगी। इसमें माना जाएगा कि ये डीम्ड, ये आपने अपील फाइल कर दी है। सर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी आप मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करते हैं इसका नंबर आता है मिसलेनियस नंबर सो एंड सो ओब्लिक आईटीएटी नंबर सो एंड सो। बट कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मिसलेनियस एप्लीकेशन तभी फायदा है जब तक आप ऑर्डर ना कर दें। तो सर अब आपका एक्शन प्लान क्या होगा? मेरे हिसाब से मिसलेनियस एप्लीकेशन नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके केस में अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको लगता है जरा सा भी शक है, तो आप कोशिश करें आईटीएटी में जाके ऑर्डर को रिकॉल कराएं। राइट सर, पर साथ के साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिसलेनियस एप्लीकेशन अगर आप फाइल करेंगे सर, आप आईटीटी मिसलेनियस एप्लीकेशन आपने फाइल की हुई है 31 जनवरी से पहले, तो इसका मतलब ये अपील फाइल है। अब एक केस आता है आईटीएटी के अंदर कि मान लीजिए सीआईटी अपील के पास पहले पावर होती थी, ही कैन सेट असाइड द मैटर टू एओ। अब सीआईटी अपील के पास कोई पावर नहीं है, नाउ द पावर इज विद आईटीएटी। तो आईटीएटी के पास 4-5 तरीके हैं टू डिसाइड द अपील। पहला, आईटीएटी खुद कर दे। दूसरा, वो सीआईटी अपील को भेज दे। तीसरा, वो पार्शियली सीआईटी अपील को भेज दे, पार्शियली सर एओ को भेज दे। और चौथा, एओ को भेज दे। पहले अगर आईटीएटी ने खुद डिसाइड किया, अपील पेंडिंग, 31 जनवरी 2020 तक है तो अपील पेंडिंग है। उसे सीआईटी अपील को भेज दी, सर अपील पेंडिंग। पार्शियली अगर उसने सीआईटी अपील को दे दी, अपील इज पेंडिंग। अब दिक्कत आती है जब उसने एओ को भेज दिया, सिर्फ एओ को भेजा। अब जब एओ को भेजेगा उसमें भी सर 3-4 इशू आ सकते हैं। पहला, उसने कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर दोबारा रीचेक करने के लिए भेजा। सर रिमांड बैक किया, सर ऐसे केस में ये अपील फिर पेंडिंग है क्योंकि डिस्ट्रैक्टर आईटीएटी करेगा। इसी केस में ये हो सकता है कि टॉक अबाउट डी नोवो असेसमेंट, या फिर वो बोल सकता है मैं सेट असाइड कर दिया टू एओ। सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, सर लोग ये बोल रहे हैं डी नोवो असेसमेंट आएगी, एफएक्यू में लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से अगर एओ दिया तो ये असेसमेंट अनल्ड है। नो सर, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। मैंने आपको बताया जब भी आप इनकम टैक्स पढ़े हर एक वर्ड का मीनिंग है। अगर आप सेक्शन 153 सबसेक्शन 3, ये नोट करना सर, सेक्शन 153 सबसेक्शन 3 में जाते हैं, वहां पे लिखा होता है सेक्शन 254 में या तो ऑर्डर सेट असाइड होगा या फिर कैंसिल होगा। 2 वर्ड यूज किए हैं, सेट असाइड और कैंसल्ड। जबकि आप एफएक्यू पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है अगर ऑर्डर कैंसिल किया गया है और डी नोवो असेसमेंट के लिए भेजा गया है। इसका मतलब अगर आईटीएटी के ऑर्डर में कैंसिल वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब दिस मैटर इज सेट असाइड। तो ऐसे केस में सर आप सर फर्दर सर बीएसवी स्कीम पे जा सकते हो, ये अपील पेंडिंग मानी जाएगी। मैं फिर आपको बोल रहा हूं 153 में क्या लिखा हुआ वर्ड, सेट असाइड और कैंसिल। और एफएक्यू में वर्ड क्या यूज किया हुआ है, ओनली कैंसिल्ड। जब वर्ड कैंसिल यूज किया है इसका नाम सेट असाइड नहीं है। हर वर्ड का एक मीनिंग है, अगर दोनों वर्ड का मीनिंग एक होता तो इनकम टैक्स एक्ट में एक ही चीज लिखी जाती। राइट। दूसरी बात सर, अब मान लीजिए अगर ये वर्ड कैंसिल भी हुआ है, मान लीजिए ये ऑर्डर हुआ है कैंसिल से आपका से दिसंबर 2019 में, तो हाई कोर्ट में आपके पास ऑलरेडी टाइम है 31 जनवरी 2020 का। मैं डीम्ड अपील का भी थोड़ा सा इशू टेक करता था, मैं फिर वापसी आऊंगा 21A2 के अंदर। ऐसे केस में क्योंकि मेरा ये दिसंबर 19 में या जनवरी 2020 में अगर उसने किया है, तो इवन तो आपने ऑर्डर तो मेरा कैंसिल कर दिया डीनो के लिए, क्या मैं आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट जा सकता हूं या नहीं जा सकता? सर जा सकता हूं।
तो ऐसे केस में आप आर्ग्यू करें, सर 21A मत डालें। ऐसे केस में अगर आपको लगता है सर मुझे ये VSV स्कीम में जाना है, तो आप क्या बोलोगे, ये 21A(2) के हिसाब से सर ये डीम्ड अपील है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, मान लीजिए ITAT ने सर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, सर उसको डी नो असेसमेंट के लिए भेज दिया, पर आप ITAT के ऑर्डर के केस हाईकोर्ट तो जा सकते हैं ना सर। तो अगर आप हाईकोर्ट जाने का टाइम है, तो सर आप सेक्शन में जब आप फॉर्म भरेंगे 21A(1) ना लिखे, 21A(2) लिखे कि मैं हाईकोर्ट जा सकता हूं डीम्ड अपील, राइट सर। अब आता है सर, लेट अस कम टू सेक्शन 148। सर लास्ट टाइम जब मैं हिसार में आया तो आप लोगों ने मुझे मौका दिया था टू स्पीक ऑन डीमोनेटाइजेशन, टू स्पीक ऑन जुडिशियल इश्यूज, जहां पे मैंने आपको बताया था सर जब आप नोटिस इश्यू होता है, जब नोटिस इश्यू होता है तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी आप हाई कोर्ट में रिट में दो तरीके से जा सकते हैं। पहला, मान लीजिए नोटिस मेरे एओ ने नहीं दिया। जुडिशियल एओ कौन होता है सर, सेक्शन 120 124 के हिसाब से, ठीक है जी। 120 क्या बोलता है सर, टेरिटोरियल एरिया, केसेस और क्लास ऑफ केसेस, पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस, इनकम और क्लास इनकम। और 124 सेक्शन समझाता है अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो जहां पे मेरा बिजनेस है, और केस में जहां पे मैं रहता हूं। तो मान लीजिए अगर आपने हाई कोर्ट में रिट के केस के कोई 148 का नोटिस आया और हाई कोर्ट में रिट पे चले गए कि सर जुडिशियल को चैलेंज एरिया को आप असेसिंग ऑफिसर को चैलेंज कर दिया कि ये मेरा असेसिंग ऑफिसर नहीं है, तो ऐसे केस में देयर इज नो क्वेंटम। अगर आपको क्वेंटम नहीं पता सर, VS स्कीम में नहीं जा पाएंगे। अगर दूसरा रेट आप फाइल कर सकते हो जब आपको रीजन टू बिलीव मिल जाता है। मान लीजिए रीजन टू बिलीव मिला और आपको लगता है ये रीजन टू बिलीव तो ठीक है ही नहीं, पर हमेशा आप देखिएगा जब भी रीजन टू बिलीव मिलता है उसके अंदर सब क्वांटम लिखा होता है कि इतनी इनकम एस्केप कर गई, कोई लोन था या फिर कोई शेयर कैपिटल थी या कोई बोगस परचेज थी, व्हाटएवर इट इज, तो इट इज ऑलरेडी रिटन इन द रीजन टू बिलीव। ऐसे केस में अगर आप हाईकोर्ट चले गए तो मेरा पर्सनल मानना है सर आप विवाद से विश्वास स्कीम में जा पाएंगे अगर आपने सर हाई कोर्ट में 31 जनवरी 2020 से पहले फाइल किया हुआ है। वेयर एज सर FAQ ये बोलता है कि सर आप नहीं जा पाएंगे। मैं फिर आपको बोल रहा हूं सर जहां फायदा होगा मैं एक्ट पढ़ूंगा, जहां फायदा होगा वहां पे मैं सर्कुलर पढ़ूंगा। अगर सर्कुलर एक्ट के खिलाफ है तो और वो मेरे को विवाद से विश्वास में जाने के लिए रोकेगा, तो ऐसे केस में से मैं सिर्फ एक्ट पे रहूंगा और मैं एप्लीकेशन फाइल करूंगा। मैं क्लियर हूं आपको सर। तो ऐसे केस में सर जहां पे आप क्वांटम सर जो आपको रीजन टू बिलीव में उसने लिख दिया ये 20 लाख की शेयर कैपिटल सर बोगस है या फिर आपकी एंट्री है, मुझे कोई स्टेटमेंट मिल गई है, तो ऐसे केस में सर क्वांटम तो पता लगी गया ना आपको। जब क्वांटम पता लग गया आप विवाद से विश्वास से मेरे हिसाब से जा सकते हो, इवन दो FAQ मना करता है, राइट। ऐसे आप बोलेंगे सर इसका टारगेट क्या है, टू रिड्यूस टैक्स लिटिगेशन, और मुझे क्वांटम पता लग गया है, मैं विवाद से विश्वास में जा सकता हूं। अब लेट अस कम टू डीम्ड अपील, सेक्शन 21A(2). सर डीम्ड अपील में जैसे मैंने आपको अपील के केस बताया कि जहां पे आपने अपील फाइल की हो 31 दिन 2020 के अंदर, यहाँ पे दो, अच्छा एक पॉइंट और रह गया जो 21A(1) में रह गया, क्रॉस ऑब्जेक्शन वाला पॉइंट। मान लीजिए CIT अपील ने कोई 4 इश्यूज आपके नाम पे डिस्कस किए, ठीक है जी, राइट, 2 आपके फेवर में 2 आपके खिलाफ। आप अपने वाले मैटर में नहीं गए, आपने बोला यार छोटा सा मैटर है आई विल नॉट गो, वेराज 2 मैटर पे डिपार्टमेंट चला गया टू ITAT। जब आप ITAT में गए तो आपने क्या किया, एक क्रॉस ऑब्जेक्शन के अंदर वो 2 मैटर डाल दिए। क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आना चाहिए सर ये क्रॉस ऑब्जेक्शन और अपील में क्या है। सर क्रॉस ऑब्जेक्शन और अपील में कुछ फर्क नहीं है सर, इसका मतलब सर दोनों एक ही। फर्क क्या है सर, फीस का। अगर अपील आप खुद फाइल करते तो 500 रुपए, 1000 रुपए या 10,000 रुपए जो भी रिक्वेस्ट फीस थी वो देनी पड़ती। लेकिन अगर आपने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर दी है, उसमें कोई नए इश्यूज टेकअप कर लिए, इट विल अमाउंट टू अपील ओनली। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, कई बार आपने नोटिस किया होगा, मान लो डिपार्टमेंट ने ITAT में तो फाइल कर दी, बट सर गवर्नमेंट की बीच में मॉनिटरी लिमिट वाला आया था कि इस अमाउंट से कब होगा तो आपको अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी। सिंस नाउ द अपील इज फाइल्ड विद ITAT और आपने क्रॉस फाइल कर दी है, इसमें सर आप ये आर्ग्यू कर सकते थे इवन तो डिपार्टमेंट इज वांट टू विड्रॉ हिज अपील, तो ऐसे केस में आर्ग्यू विद ITAT कि सर क्रॉस ऑब्जेक्शन भी एक अलग से अपील है। अगर डिपार्टमेंट अपनी अपील विड्रॉ कर रहा है लेकिन आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन मेरे सुनने पड़ेंगे, क्यों, द मोमेंट इन्होंने अपील फाइल की मैं रेस्पॉन्ड किया और जैसे ही मैंने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करी इट इज न्यू अपील। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, जब आप पढ़ोगे इसको आगे जाके वो ये बोलता है कि आप अपील कोई भी, मतलब ये भी हो सकता है
आप अपनी सेटल कर लो या फिर डिपार्टमेंट की सेटल कर लो। मान लो जैसे बताता हूँ आपको, सीआईटी अपील ने कुछ केस आपके खिलाफ कुछ केस किए, आप भी आईटी चला गया। आवाज नहीं आ रही नितिन जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको अलाउ करता है, दिस स्कीम अलाउज यू टू सेटल ईदर ऑफ द स्कीम। या तो आप अपनी सेटल कर ले या डिपार्टमेंट की सेटल कर ले या दोनों दोनों। इसका मतलब या तो मैं डिपार्टमेंट की सेटल कर सकता हूँ, 50% टैक्स पे कर दूंगा, अभी टैक्स अमाउंट बताऊंगा कितना पे करना है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। और अगर मान लीजिए मैं अपनी सेटल करता हूँ तो 100% टैक्स पे कर दूंगा। और ये अब जब मैं क्रॉस वेरिएशन की फाइल करता हूँ तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, आप ये बोल सकते हो कि सर जो डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करी है मैं उसके अगेंस्ट, तो सर उसको तो सेटल करना चाहता हूं, वेयरएज जो मैंने फाइल किया है क्रॉस वेरिएशन वो एक अपील पेंडिंग है, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं। यू कैन ऑलवेज डू इट। क्यों? कि क्रॉस वेरिएशन कुछ नहीं, एक अपील ही है। आई बिलीव आई एम गोइंग टू क्लियर दिस कांसेप्ट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आशा मैम? नो नहीं। आगे बढ़ते हैं। लेट अस कम टू डीम्ड अपील। सर डीम्ड अपील में मैंने आपको बताया, जैसे बताया ऊपर, अपील अगर 2020 से पहले फाइल हो तो ऐसे केस में दोनों की बात करता है, डिपार्टमेंट की बात भी करता है और पर्सन की बात भी करता है। अगर सेक्शन 2182 पढ़े, आप 2182 पढ़े, वहां पे चक्कर में एक्ट में सिर्फ वो पर्सन की बात करता है, डिपार्टमेंट की बात नहीं करता। तो क्या मतलब? इसका मतलब ये सर कि अगर मान लीजिए सीआईटी अपील ने सर ऑर्डर पास किया 15 जनवरी 2020 को, और ऐसे केस में मान लीजिए 5 इशू थे, 5 इशू में सर 3 आपके खिलाफ और 2 आपके फेवर में। ऐसे केस में सर जो 3 इशू डिपार्टमेंट के और डिपार्टमेंट ने अभी तक अगर अपील फाइल नहीं करी है, तो ऐसे केस में सर अगर मैं एक्ट पढ़ूं तो इन 3 केस के खिलाफ मैं डीम्ड अपील का कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता। मैं सिर्फ जा सकता हूं इन 2 मैटर में जहां पे सर आपके खिलाफ है। मैं क्लियर हूं आपको सर? जो आपके फेवर में हुआ है, 3 मैटर आपके फेवर में हुए हैं, उस केस के अंदर डिपार्टमेंट नहीं जा सकता एज पर द एक्ट। बट इन्होंने एफईवीक्यू में क्या किया, एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने बोला कि अगर ऑलरेडी टाइम है तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट का भी माना जाएगा कि ये डीम्ड अपील प्रोविजन है। अब इसमें आपको करना क्या है सर? मान लीजिए 15 जनवरी, मैं फिर लेता हूं, 15 जनवरी 2020 को सीआईटी अपील ने एक ऑर्डर पास कर दिया, 3 आपके खिलाफ किए, राइट, और 2 आपके फेवर में किए। तो जो आपके फेवर में किए उसके अगेंस्ट तो जाओगे नहीं आप, 3 खिलाफ किए उसके अगेंस्ट जाओगे आप, ठीक है सर? जो आप 3 के अगेंस्ट जाओगे तो वो तो डीमिंग अपील के प्रोविजन में आएगा, आप विवाद से विश्वास में जा सकते हो, आपको 100% टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब ये 2 मैटर जो आपके फेवर में है, अब आपको ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी फरवरी में आपका तो केस जनवरी में पास हो गया, लेकिन आईटीएटी और व्यक्ति का सेम ग्राउंड्स पे या हाई कोर्ट ने, आपके जुडिशियल हाई कोर्ट ने सेम ग्राउंड्स पे सेम फैक्ट्स पे सर खिलाफ केस कर दिया। तो ऐसे केस में सर आप एक्ट के हिसाब से तो कवर नहीं होते, बट आप सर्कुलर का फायदा उठाइए सर, विवाद से विश्वास स्कीम में सर इस वाले पोर्शन पे चले जाइए। बट लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई दोनों मेरे ग्राउंड ऐसे हैं कि मैं केस जीत जाऊंगा, तो ऐसे केस में सर नोबडी कैन कंपेल यू कि ये डीमिंग अपील का प्रोविजन माना जाएगा। तो इसका मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको लगाना पड़ेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं सर, अपील के अंदर दोनों हैं, जबकि डीम्ड अपील में सिर्फ पर्सन डाला हुआ है उन्होंने, सर डिपार्टमेंट का नाम नहीं डाला। तो मतलब एक्ट के हिसाब से सिर्फ पर्सन के लिए डीमिंग अपील का प्रोविजन। सर तीसरा और चौथा 144C की बात करता है, वो जब टाइम मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं 144C के मैटर आप आते हैं, फिर भी लास्ट में एक बार लेट मी कम टू फिफ्थ 264। सर मैंने जैसा आपको बताया का मतलब इन्होंने बताया सीआईटी अपील, सर आईटीएटी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीआईटी को नहीं माना है। वेयर एज सर इन्होंने पांचवा, जो पांचवे में अपीलेंट के अंदर सर अगर कोई एप्लीकेशन 264 में डाल दी है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन 264 में डाल दी है, तो ऐसे केस में उन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब आप 31 जनवरी 2020 से पहले डाली हुई है तो आप विवाद से विवाद में जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि मान लीजिए सर 264 की एप्लीकेशन लगाने के लिए करीबन 1 साल का पीरियड है, तो मान लीजिए कोई ऑर्डर 31 मार्च 2019 को पास हुआ, तो मेरे पास 1 साल का मतलब सर आपका करीबन 31 मार्च 2020 तक मैं मोटा मोटा सर 264 की क्या ये डीमिंग अपील का प्रोविजन इसमें लगेगा? सर नहीं। सर जैसे मैंने आपको समझाया, एपेलेट अथॉरिटी का मतलब सीआईटी अपील है, आईटीएटी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सीआईटी नहीं है।
तो सर अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन लगा दी है एज ऑन 31 जनवरी 2020 तो ठीक। अगर आपने अगर एप्लीकेशन नहीं डीमिंग अपील 2182 सर इस पे नहीं लगेगा। तो इसका मतलब जो एप्लीकेशन 31 जनवरी 2020 पे लगी हुई है वो तो विवाद से विश्वास पे आ पाएगी, बाकी स्कीम नहीं आ पाएगी। लेट मी कम टू डेफिनेशन 2.1। अब बात करते हैं सर, मैंने अपडेट अथॉरिटी आपको समझा दी। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है सर डिस्प्यूटेड टैक्स, इसको समझना बहुत जरूरी है सर। सर डिस्प्यूट टैक्स के अंदर मैं पहले आपको कंटेक्स्ट समझाता हूं, मैं क्यों डेफिनेशन कर रहा हूं। सर अभी एक जजमेंट आई और ये आपके आगे काम भी आएगी, जजमेंट सीसा गोवा, अभी फरवरी 2020 में जजमेंट आई है, जहां पे जिसको आप आगे यूज भी कर सकते हैं। सीसा गोवा की बॉम्बे हाईकोर्ट की 25 बेंच ने अभी एक जजमेंट दिया, उन्होंने बोला है ये जो अमाउंट, जैसे हम जब टैक्स पे करते हैं तो टैक्स होता है, सरचार्ज होता है और सेस होता है। तो उन्होंने बोला ये सेस का जो अमाउंट है ये टैक्स की डेफिनेशन में सेक्शन 2 सब क्लॉज 43 पे नहीं आता। इसका मतलब सेस का खर्चा आपका डिसअलाउड नहीं होगा, आप खर्चा क्लेम कर सकते हो। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है अगर सीसा गोवा की जजमेंट, तो इसका मतलब क्या जब मैं टैक्स अमाउंट चेक करूंगा, डिस्ट्रिक्ट टैक्स चेक करूंगा, तो क्या मुझे सेस इंक्लूड करना है, यस और नो। सर यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट दी, इन्होंने क्या बोला, टैक्स मींस टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस आल्सो। तो अगर इन्होंने डेफिनेशन नहीं लिखी होती तो टैक्स मैं कहां से उठाता, सेक्शन 2 सब क्लॉज 43 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो उसमें सेस इंक्लूड नहीं होता। तो ऐसे केस में जब मैं टैक्स पेमेंट करने की बात करता तो मैं बोलता भाई टैक्स का मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज ही है, राइट। तो ऐसे केस में ये तीनों को कवर करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज देके जा रहा हूं कि आने वाले टाइम पे इस साल में भी जो सेस की पेमेंट अगर आप करेंगे तो उसे आप खर्चा क्लेम कर सकते हैं। सर वो टैक्स का पार्ट नहीं है, सेक्शन 40A में डिसअलाउड नहीं होगा, ठीक है सर। लेट मी कम टू विवाद से विश्वास अगेन। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, विवाद से विश्वास करते हैं, अब एक कुछ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जिससे बात करेगा सर लॉस टू लॉस केसेस। लॉस टू लॉस केसेस में कैसे है सर? लॉस टू लॉस केसेस में क्या है सर, पहले स्कीम में ये था, जो पुरानी स्कीम थी उसमें लिखा हुआ था अगर आपने आप लॉस के केस अपील में हो तो ऐसे केस में आप एक काम करें, टैक्स पे कर दें और लॉस क्लेम कर लें। तो कुछ लोगों ने पूछा यार ये तो डबल जियोपार्डी हो जाएगी, जब मैं टैक्स ही पे कर दूंगा और लॉस कैरी फॉरवर्ड ही कर रहे हो फायदा क्या मुझे, इज नो पॉइंट। तो अब इन्होंने सर स्कीम डिफरेंट कर दी। तो स्कीम में क्या बोला, बोले अब आप क्या बोला, या तो आप सर लॉस, अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है आप नोशनल टैक्स कैलकुलेट करें, वो टैक्स पे कर दें, या फिर आप लॉस को भूल जाएं। अगर आप लॉस को भूल जाएंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट उठते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पे दिक्कत आएगी, जो शायद आप नोटिस कीजिएगा कि इसे कैसे पढ़ सकते हैं। सर मैं पीछे बजट सेमिनार देने लुधियाना गया हुआ था, तो एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा नितिन 2008-9 में एक लॉस था मेरा। मैंने कहा ठीक है, कहता उसको मैंने लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया, अब अगले 4 सालों में सेट ऑफ कर दिया। मैंने कहा ठीक है सर। कह रहे वो 8-9 का जो केस है मेरा, वो मेरा सर आगे अभी मैं ITAT में लड़ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। तो बोले बाकी जो 4 साल जहां पे मैंने सेट ऑफ किया है उनका कोई केस नहीं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, कोई केस है नहीं, पेंडिंग नहीं है। अगर मैं 8-9 को ऐसे सेटल कर दूं कि मैं लॉस को छोड़ देता हूं, मैं कोई नोशनल टैक्स पे नहीं करता, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या कर लेगा? सर मैंने सोचा और मैंने बोला ये सर आप सही कह रहे हो, डबल टिप मिल जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अगर आपने लॉस छोड़ दिया सर, आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ तो ऑलरेडी कर चुके हो। जो दो आपने अगले 4 सालों में की है वो केस कोई चल नहीं रहे। जब केस चल नहीं रहे तो 154 हो नहीं पाएगा। जब 154 हो नहीं पाएगा तो आप उन रिटर्नों को छेड़ नहीं पाओगे। और इस लॉस को आप बोल रहे हो कि मैं छोड़ देता हूं, मैं अपील नहीं करता। मैं बोलता हूं ऐसा मैं लॉस फॉरगो कर रहा हूं, बट आपने सेट ऑफ तो अगले साल भी किया है। तो ऐसे केस में आपको डबल टिप मिल जाएगा सर, यहां से अपील से छुटकारा मिल जाएगा और आगे आपको सर कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं होगी। एक और कंटेक्स्ट और बताता हूं सर, हुआ क्या सर, मान लीजिए एक केस और है कि मान लीजिए लॉस की बात करता हूं, हाइपोथेटिकली लॉस आपने फाइल किया इस साल, 1 साल में लॉस आपका आपने लॉस किया था 80 करोड़ रुपए का, आपने लॉस आपने क्लेम किया किसी साल के अंदर। सर आप एओ ने रिजेक्ट कर दिया, यू वेंट टू CIT पे आप केस जीत गए, डिपार्टमेंट टू ITAT। अब जब आप CIT से केस जीत गए तो उसका बेनिफिट उठाते हुए आपने अगले सालों में उस लॉस को सेट अप कर दिया और देयर वाज फिर केस दोबारा। अब मैं ईयर 1 बताया मैंने आपको, ईयर 2 में मैंने वो लॉस सेट अप दिया
अब ईयर 2 में क्या हुआ, वो लॉस जब एओ ने क्या किया सर, वो लॉस को तो उड़ाया क्योंकि उसने एओ ने उड़ा दिया था, और ऐसे केस में कुछ और एडिशन भी कर दी। सिंस मैं सीएटी पील में केस जीत गया हूं, सीएटी पील में केस जीत गया हूं, और ऐसे केस के अंदर क्या हुआ सर, मैंने उसे बोला सर मेरा ये तो एडजस्टमेंट मार दो, उसने एडजस्टमेंट मार दी, और जो बाकी अदर इनकम जो उसने जोड़ी थी मुझसे असेसमेंट के टाइम पे, उसमें मैं विवाद से विश्वास में चला गया और मैंने टैक्स पे कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए सर ये स्कीम 30 जून को खत्म हो गई या फिर 30 सितंबर को खत्म हो गई, आईटीएटी ने मेरे खिलाफ 31 मार्च 2021 को लॉस को दोबारा उड़ा दिया ईयर 1 का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्योंकि मैं ऑलरेडी सेट ऑफ कर चुका हूं ईयर 2 को, तो वो 0 भी कर चुका हूं, अब ऐसे केस में क्या होगा सर? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में एफएक्यू के अंदर इन्होंने बहुत अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने बोला एओ रेक्टिफाई कर देगा। पहली बात सर, एओ के पास कोई पावर नहीं है टू रेक्टिफाई इट सर, पावर सिर्फ डीए के पास है, डेसिजन अथॉरिटी के पास, और वो भी तब जब तक एप्लीकेशन उसके पास आती है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड उसी को ठीक कर सकता है, वो कोई नई डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता। मैं फिर बोल रहा हूं सर, असेसिंग ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं है सर, पावर है सिर्फ डीए के पास, वो भी रेक्टिफिकेशन कर सकता है, कि वो भी जब मैंने एप्लीकेशन लगाई उसको रेक्टिफिकेशन कर सकता है। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो ऐसे केस में वंस द स्कीम इज ओवर, स्कीम ओवर का मतलब ये एक्ट रिपील हो गया, उसके बाद कोई एक्शन होगा तो वो एक्शन लिया ही नहीं जा पाएगा। तो ऐसे केस में फिर डबल टिप मिल जाएगा आपको, क्योंकि लॉस आपने सेटअप मार लिया और वो लॉस उड़ गया। मैं क्लियर हूं आपको सर? राइट। अब एक झगड़ा और रहता है लॉस के अंदर। वो लॉस का झगड़ा क्या है कि वो बोलता है कि ये लॉस टू लॉस, मान लीजिए एक तरीका है, मैं अपील में हूं लॉस के अगेंस्ट, तो मैं 100% टैक्स पे कर दूं और लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दूं। क्वेश्चन ये उठता है, अगर डिपार्टमेंट अपील में है तो क्या मुझे 50% टैक्स पे करना पड़ेगा? सर इस पे डिपार्टमेंट अभी सर साइलेंट है, पर मेरा मानना ये है कि अगर डिपार्टमेंट अपील में है और क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जितना टैक्स बनता है उसका 50% पे करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में आप 50% टैक्स पे करके सर लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक केस आता है सर्जन सीजर का। सर्जन सीजर में क्या दिक्कत है सर? सर्जन सीजर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला सर पहले कुछ और लिखा था, अब कुछ चेंजेस कर दिए। और चेंजेस क्या किए हैं कि अगर मान लीजिए कोई केस आपका 153A, 153C, 143(3) 144 में, ऑन द बेसिस ऑफ सर्च, ये वर्ड याद ध्यान रखिएगा, मैं आगे यूज करूंगा सर, ऑन द बेसिस ऑफ सर्च, ये 9A के 1 में लिखा हुआ है कि कौन से केस नहीं जा सकते। और जहां पे टैक्स जो अमाउंट है, जो टैक्स डिस्प्यूट टैक्स का अमाउंट है 5 करोड़ से ऊपर है, राइट। पहले मैं आपको सर्च कंसेप्ट समझाता हूं सर। होता क्या है, भगवान ना करे आज की डेट में किसी के सर्च हो गई, अप्रैल चल रहा है, तो होता क्या है, पिछले 6 सालों में 153A 153C में आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन कि जिसके आगे सर्च हुई है वो 153A में जाएगा। और मान लीजिए अगर किसी थर्ड पार्टी का इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिल गया तो वो व्यक्ति 153C में रिटर्न करेगा। अब जिस सालों के अंदर इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है, मान लीजिए 6 साल पिछले साल खुल गए, तो मान लीजिए 6 सालों में 2 साल के लिए तो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल, तो वो केस तो वैसे ही खत्म हो गया, तो असेसमेंट ही नहीं होगी 153A में। बट जहां पे 4 सालों में मिल गया और पहले साल मान लीजिए किसी 2 सालों में 5 करोड़ से ऊपर की डिमांड है और बाकी 2 सालों में 5 करोड़ से नीचे की डिमांड है, तो ऐसे केस में जिन सालों में 5 करोड़ से नीचे की डिमांड है आप वीएसवी स्कीम में जा पाएंगे, वेयर एज जहां पे सर 5 करोड़ से ऊपर की डिमांड है वहां पे आप वीएसवी स्कीम में नहीं जा पाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए सर आप क्वांटम वाले केस के अंदर तो आपने टैक्स क्लियर कर दिया, क्योंकि ये टैक्स डिस्प्यूट की बात करता है। अगर मैं सिर्फ पेनल्टी के केस जा सकता हूं, यस और नो, ये बात तो करता ही नहीं। मान लीजिए पेनल्टी 5 करोड़ से ऊपर है सर, ऐसे केस में दिस लॉ इज साइलेंट। और फिर मैंने आपको बताया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? रिड्यूस टैक्स लिटिगेशन। ऐसे केस में 271AAB की कोई पेनल्टी होगी या 271AAC की पेनल्टी होगी, तो ऐसे केस में 25% ऑफ पेनल्टी आप पे करके इसको सर केस को खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात सर, उन्होंने एक कंटेक्स्ट समझाया सर, मैंने बताया अब इस साल का क्या होगा सर? ये साल सर क्योंकि इस साल में सर्च हुई है किसी भी पार्टी की, यहाँ ये केस जो होता है 7वां साल, जो साल की ब्रोकन, इसे ब्रोकन पीरियड भी कहते हैं, ये केस होता है 143(3) रेड विद 153B। ये 153A 153C से भी नहीं होता, ये होता है 143(3) रेड विद 153B। तो ऐसे केस में इसको कवर करने के लिए इन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ सर्च। सर आप देखिए जब आप इसको इनिशियली पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है यार इनका टारगेट सर्च पार्टी को पढ़ना है, पर अगर आप इसकी लिटरल अगर पढ़ें तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्च का मतलब ये भी हो सकता है, मान लीजिए उस व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दे दी किसी के खिलाफ, तो उसके खिलाफ 148 का केस हो गया, से पेनी स्टॉक
शेयर कैपिटल, बोगस परचेज। तो ऐसे केस में क्या ये ऑन द बेसिस ऑफ सर्च माना? सर अगर मैंने इसकी इतनी लिबरली कंस्ट्रू कर दिया इस बात को, तो इसका चलिए 90% केस तो वीएसपी स्कीम में आ ही नहीं पाएंगे 148 वाले। इसलिए मैंने आपको बोला है सर यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू रिड्यूस टैक्स लिटिगेशन। जब आप रिड्यूस कर रहे हो टैक्स लिटिगेशन का मतलब, आपका मतलब ये है कि भैया आप इसको इन कंटेक्स्ट पढ़ोगे उन दोस पर्सन ओनली जिसके अगेंस्ट सर्च हुई है, ब्रोकन पीरियड के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे। अगर आप बैडली इंक्लूड कर पाओगे तो ना तो शेयर कैपिटल वाले केस हो पाएंगे, ना पेनी स्टॉक वाले केस हो पाएंगे, ना बोगस परचेज वाले हो पाएंगे, जहां पे किसी व्यक्ति के अगेंस्ट सर्च हुई है उसने स्टेटमेंट दी। और ये सर गवर्नमेंट का टारगेट नहीं है, मैं क्लियर हूं आपको सर। तो ऐसे केस में इसको लिमिटेड सर टर्म में पढ़ोगे, राइट सर। फिर बात करते हैं सर प्रोसिक्यूशन की। सर तो प्रोसिक्यूशन में उन्होंने बोला जहां पे प्रोसिक्यूशन सर मेरा इंस्टीट्यूट हो गया। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है सर? तो शो कॉज नोटिस नहीं, जहां पे ऑलरेडी आपने सर कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। तो ऐसे केस में अगर किसी साल के मान लीजिए 4-5 सालों में एडिशन हुई, 3 सालों में शो कॉज नोटिस और 1 साल में सर प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया, तो जिस साल में प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया है उस साल के अंदर आप नहीं जा पाओगे। वेयरएज अदरवाइज आप जिस केस में सर शो कॉज नोटिस आया है सर वहां पे आप सर जा सकते हैं। अब आपको एक दिक्कत ये भी आएगी कि मान लीजिए कई बार आपने लोगों से ये भी सुना होगा कि सर अपील पूरी सेटल करनी पड़ेगी, अपील पूरी सेटल करनी पड़ेगी। यू कांट लीव। मान लीजिए मैं सीआईटी अपील में गया या आईटीआईटी में गया, चारों के चारों ग्राउंड मेरे हैं, तो अपील पूरी सेटल करनी पड़ेगी, इशू वाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकता मैं 2 इशू छोड़ दूं, 2 इशू को मैं कर लूं। सर एक्सेप्शन है, यस एक्सेप्शन है सर। एक्सेप्शन क्या है सर? सो फॉरेन एसेट्स। मैं सिर्फ फिर आपको सेक्शन 911 में लेके आ पा रहा हूं सर। 911 में क्या है सर? 911 अगर 9 सेक्शन 191 की बात करें उसमें थर्ड लॉज है सर। थर्ड लॉज के अंदर से मैंने बताया 911 कितना फर्स्ट पार्ट सर्च एंड सीजर की बात करता है, 912 बात करता है सर प्रोसिक्यूशन की बात करता है, जो थर्ड पार्ट है वो बात करता है इन रिलेशन टू फॉरेन एसेट्स। सर मैं सर्च के केस में ईयर है, हुआ ईयर है, मतलब जिस साल में 5 करोड़ से ऊपर की डिमांड निकल गई तो पूरा साल ही खत्म। सर जहां पे प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया पूरा साल ही खत्म। बट यहां पे सर ये इशू की बात कर रहा है। व्हाट आई वांट टू से कि अगर किसी की फॉरेन एसेट्स है या फॉरेन इनकम है, वो भी एडिशन है, साथ में कुछ अदर इनकम भी है, तो सर यहाँ पे इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है उस इशू पे लगाई है। इसका मतलब आप उस इशू को छोड़ के बाकी सारे इश्यूज में सर ऐसे केस में आप जा सकते हैं। वेराज अगर आप एफएक्यू पढ़े, जो 11 नंबर एफएक्यू है वो इस बात को मना करता है सर। टेक माय वर्ड्स सर, एफएक्यू 11 आपसे पावर नहीं छीन सकता है, एक्ट ज्यादा बड़ा है। जब एक्ट ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा। सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट नॉट ऑन मी। तो अगर एक्ट मुझे पावर दे रहा है कि इफ आई कैन गो इशू वाइज, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ओनली फॉर फॉरेन एसेट्स, मुझे फॉरेन एसेट्स वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा, मैं बाकी इश्यूज के लिए वीएसपी में जा सकता हूं सर, ये मुझे अलाउ कर रहा है। मैं फिर आपको समझा रहा हूं सर, फॉरेन एसेट्स के लिए इशू वाइज है, सो प्रोसिक्यूशन और सर्च के लिए सर ईयर वाइज है। क्लियर है सर आपको? राइट। नाउ लेट अस कम टू सर, क्या सर जैसे मैंने आपको डिस्कस किया डीए के पास पावर है, डिसीजन अथॉरिटी, जो नॉर्मली कमिश्नर होगा, कि उसके पावर है कि ही कैन रेक्टिफाइज ऑर्डर, यस ही कैन डू इट। अब एक क्वेश्चन में ये भी आता है कि भैया आप कोई भी अगर ऑर्डर पास हुआ उसकी किसको अपील फाइल नहीं कर सकते सर। सर रिट जुडिशन हाई कोर्ट की सर वो कोई भी, इवन तो एफएक्यू में लिखा हुआ है कि सर ये कहीं भी अवेलेबल नहीं। सॉरी सर, अगर आपको लगता है कहीं पे कोई गलती है, कुछ गलत काम किया है मेरे साथ, तो ऐसे केस में आप रेट फाइल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। हाई कोर्ट की पावर इनहेरेंट है और नो लॉ कुड चैलेंज इट। दूसरी बात सर, अगर आप सेक्शन 7 पढ़े तो वहां पे ये लिखा होता है कि भैया ये जो लॉ है इसके अंदर अमाउंट आपने जो पे कर दिया वो रिफंडेबल नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आपने टैक्स 50,000 में जमा कराना था और आपने जमा कराते कराते एक जीरो फालतू लग गया, 5 लाख आपने जमा कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 4.5 लाख रुपए क्या आप वापसी नहीं करेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं सर, आर्टिकल 265 ये कहता है नो टैक्स कुड बी कलेक्टेड और लेविड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। सर आपका जो अथॉरिटी थी सिर्फ 50,000 रुपए की थी, अगर गलती से 5 लाख जमा हो गए हैं तो 4.5 लाख रुपए आपको रिफंड करने पड़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन ये उठता है फिर सेक्शन 7 का रेलेवेंस क्या सर? रेलेवेंस ये है, सेक्शन 7 का रेलेवेंस ये है कि मान लीजिए आपने 50,000 रुपए जमा कराने थे, आपने 50,000 रुपए जमा किए और उसमें
आप एक महीने बाद जाके ये नहीं बोल सकते कि भैया मैं स्कीम में नहीं जाना चाहता, कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मेरे फेवर में आ गई है, मैं स्कीम में गलत चला गया, सर अब नहीं हो सकता। अगर आप एक बार स्कीम में चले गए और ड्यू टैक्स अगर आपने जमा करा दिया, अब आप वापसी रिट्रैक्शन नहीं कर सकते, वो अमाउंट फोरफिट हो गया, वो चला गया, आपकी स्कीम सेटल हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है सर 201, जो मैं आपको बता रहा था सर, जहां पे ओवर शूटिंग की बात हो रही थी सर। सेक्शन 201 सर, टीडीएस लाइबिलिटी, मान लीजिए मेरे टीडीएस 10% काटना था, मैं 2% काट रहा, यहाँ काटा ही नहीं, तो होता क्या 201 में उसने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी टीडीएस डिपार्टमेंट ने, मैं उसके अगेंस्ट अपील में चला गया, और साथ के साथ ही सब मेरी 40 एआईए में डिसअलाउंस हो गई, तो मैं उसके अगेंस्ट भी सीआईटी बिल चला गया। तो ऐसे केस में वो ये बोलता है कि अगर मैंने 201 में मैंने अपना टैक्स पे कर दिया, तो फिर बात है इंटरेस्ट और पेनल्टी तो छूट जाएगी, पर साथ के साथ सर क्या होगा, जो मेरी आपका जो मेरी जो आपका 40 ए वाला जो केस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप 201 की लायबिलिटी खत्म कर देंगे, तो ऐसे केस में 40 ए वाला जो 40 ए वाला वो भी काम आपका सर सीआईटी बिल सेटल हो जाएगी। लेकिन जब हम डिडक्टिव की बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 7 और 27 क्वेश्चन ये क्वेश्चन बोलता है कि भैया आप ऐसे केस के अंदर सर डिडक्टिव को सर टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स टैक्स का क्रेडिट तो मिल जाएगा बट उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, अगर आप सर सेक्शन नंबर 3 पढ़े, वो ये बोलता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट व्हिच इज इनकंसिस्टेंट टू द सर फॉर द अपेलेंट, मतलब जो अपील फाइल कर रहा है या जिसकी डीम्ड अपील है, जो वीएसपी स्कीम में जा रहा है, वीएसपी स्कीम में डिडक्टर जा रहा है सर, डिडक्टिव नहीं जा रहा है। तो ऐसे केस में सर नॉटविथस्टैंडिंग वाला वर्ड सर डिडक्टर के लिए, डिडक्टिव के लिए नहीं है। डिडक्टिव के लिए फिर एक्ट दोबारा लगेगा। व्हाट आई वांट टू से सर सेक्शन 199, 198, 200 जो वो क्रेडिट देता है जब आपका टीडीएस कटना चाहिए था, तो ऐसे केस में सर आप इंटरेस्ट की लायबिलिटी उस पर क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों सर? विवाद से विश्वास पे तो डिडक्टर जा रहा है, डिडक्टिव नहीं जा रहा। मैं क्लियर हूं आपको सर? उसमें सर इनकम टैक्स एक्ट का 198, 99 और 200 लगेगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूं सर ओवर शूटिंग ऑफ द सर पार्ट, सर यहाँ पे एक्ट से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केस में सर डिडक्टिव पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने और बनाए हैं आप लोगों के लिए। पहला जैसे हमने डिस्कस कर लिया ऑन डीए वाला, डिस्कस कर लिया, पोस्ट सेटलमेंट कर लिया, एक मैंने आपसे ये भी डिस्कस कर लिया। देन अब कुछ कंटेक्स्ट हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए अच्छा वेल्थ टैक्स, एसटीटी, सीटीटी, इक्वलाइजेशन लेवी, गिफ्ट टैक्स, और ये कवर्ड नहीं है सर इसके अंदर। एफबीटी कवर्ड है सर, डीडीटी कवर्ड है सर, टनेज स्कीम कवर्ड है सर इसके अंदर। सर इसके अलावा आपको लगता है कोई क्वेश्चन पूछना है? आशा मैम यू कैन आस्क द क्वेश्चन राइट नाउ, उसके बाद तो फिर आप बोलेंगे तो मैं फिर अपना बजट शुरू कर लूँ। कोई चीज ऐसी है जो मुझसे छूट गई हो, जो आप मुझे मैम यू नो ऑडिबल, आपने ये सुनो अभी कर लिया ऑन। हाँ जी नहीं आपको इसमें यू मे कंटिन्यू। कोई नहीं है जी, आगे बढ़े। पवन भैया यस सर, कोई आएंगे लास्ट में क्वेश्चन तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे फिर ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेट मी कम टू विवाद से विश्वास। मैंने अपनी तरफ से मोटा मोटा कवर कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन कोई लगे यू कैन आप सर Q&A, और मैं पवन भैया से और आशा मैम से बोलूंगा और भरत भैया से बोलूंगा कि सर आप Q&A को चेक करते रहे, क्वेश्चन जो हो वो आर्ट में कर ले, ठीक है हिसाब से। एनीहाउ लेट अस कम टू सर इनकम टैक्स एक्ट में बजट की बात करते हैं। सर बजट में जो अमेंडमेंट है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे बहुत ज्यादा सर डिस्कशन हर जगह हो रहा है। सर पहले ये समझिए सर सेक्शन 6 में टारगेट क्या है सर, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। सर होता क्या है, हमारे यहाँ सिटीजन बेस्ड टैक्स नहीं है, हमारे यहाँ क्या है सर रेजिडेंट बेस्ड टैक्स था। मतलब सिटीजन बेस्ड टैक्स मतलब सर जैसे यूएसए में सिटीजन बेस्ड टैक्स है, उसमें क्या होता है सिटीजन बेस्ड में क्या होता है कि अगर मैं सिटीजन यूएस हूँ, मैं वहां पे रहूं ना रहूं मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। पर हमारे यहाँ रेजिडेंट बेस्ड टैक्स है, हमारे यहाँ सिटीजन बेस्ड टैक्स नहीं है। पर ये नया सेक्शन 61 एक नया स्कीम लेके आया है जहाँ पे सिटीजन बेस्ड टैक्स को लेके आया है। उस सेक्शन में 61A पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 61 पे जाऊंगा, उसके बाद 66 में जाऊंगा। वो समझना बहुत जरूरी, पहले 61A समझ लें। 61A कुछ ऐसे बोलता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब क्लॉज 1, एनी इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम not exceeding ₹15 lakh other than income from foreign sources
during any year shall be deemed to be the resident in that year if, sir, comma, uske baad if person is not liable to tax in any country or territory. अब इसको कंटेक्स्ट समझ लें सर, पहले ही समझिए सर लायबल टू टैक्स का मतलब क्या है, ये समझ लें सर. सर हुआ क्या सर, कुछ गवर्नमेंट्स ने क्या करना शुरू किया, कुछ गवर्नमेंट्स ने सिटीजनशिप देना ना देना सर एक गवर्नमेंट का सोवरेन राइट है. जैसे हम आज तक बोलते आए हैं कि यूके ने हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया है, ऐसे अगर आप कैरेबियन कंट्रीज की बात करोगे, कैरेबियन कंट्रीज हमेशा ये बोलती आई हैं कि हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया गया. तो ऐसे केस में वो क्या करती हैं, वो बोलती हैं भैया इतनी इन्वेस्टमेंट मेरे यहाँ करो, इतनी इन्वेस्टमेंट मेरे यहाँ करो, आप मेरे यहाँ से सिटीजनशिप ले लो. तो सिटीजनशिप अगर आप कोई कंट्री देती है उसको 618 टच नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप सिटीजन इंडिया के नहीं रहे तो 618 लगता है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ऊपर. ठीक है जी. पर कुछ कंट्री ऐसी हैं जैसे बहरीन है सर, माल्टा है, साइप्रस है, ये सिटीजनशिप तो नहीं देती. ये क्या करती है सर, सर रेजिडेंटशिप देती है थ्रू इन्वेस्टमेंट. मान लीजिए बोलती है 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करो, तो ऐसे केस में रेजिडेंटशिप ले लो. अब इन लोगों को रोकने के लिए सर ये 61A लेके आए. अब हुआ क्या, लायबल टू टैक्स को लोगों ने डिफाइन ये किया कि अगर मान लीजिए मैं दुबई में टैक्स पे नहीं कर रहा हूं तो ऐसे केस में लायबल टैक्स नहीं होगा. सॉरी, तो पहली बात तो यूएई के कंटेक्स्ट में समझ लें, यूएई के अंदर सर ऑलरेडी सर 2004 में हमारी ट्रीटी सर नेगोशिएट हो चुकी है. सर लायबल टैक्स में पहले झगड़ा रहता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि भैया अगर कोई व्यक्ति 183 दिन से ऊपर हमारे यहाँ प्रेजेंट रहेगा, सर यूएई का मतलब 7 कंट्रीज हैं, अगर यूएई में 7 कोई व्यक्ति 183 दिन से ऊपर प्रेजेंट रहेगा तो ऐसे केस के अंदर वो माना जाएगा ही डीम्ड टू बी द रेजिडेंट ऑफ यूएई. तो ऐसे केस में सर लायबल टैक्स वाला झगड़ा तो वही पे खत्म हो गया उन लोगों के लिए. अब वो कंट्रीज जो जहां पे मान लीजिए बहरीन है या फिर कोई और कंट्री है जहां पे मैं जॉब तो करता हूं लेकिन वहां पे टैक्स नहीं है, तो ऐसे केस में सर आजादी बचाओ आंदोलन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समझाया है सर लायबल टैक्स को कि मान लीजिए अगर वहां पे टैक्स नाम की चीज होती तो क्या आप रेजिडेंट या डोमिसाइल की वजह से क्या आप पे रेजिडेंट के हिसाब से वर्ल्ड वाइड इनकम या फिर जो भी सिस्टम होता टैक्सेशन आता, यस और नो. अगर टैक्सेशन आता तो ऐसे केस में यू आर लायबल टू टैक्स. व्हाट आई वांट टू से, अगर किसी कंट्री में अगर सर टैक्स नहीं है बट आप वहां पे ड्यू टू द रीजन ऑफ डोमिसाइल या रेजिडेंस वहां पे आप रहते हो, उस वजह से क्या आप पे टैक्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये चेक करना पड़ेगा. अब मतलब अगर किसी व्यक्ति ने सर डोमिसाइल या रेजिडेंट के खिलाफ नहीं बट उसने कोई सर इन्वेस्टमेंट करके कोई रेजिडेंशिप परचेज करी है तो ऐसे केस में उस पे 61A हिट करेगा. अब वो बोलता है फॉरेन सोर्सेस 15 लाख रुपए, राइट. तो ऐसे केस में कोई व्यक्ति सिटीजन है और उसकी इनकम फॉरेन सोर्सेस छोड़ 15 लाख से ऊपर हो जाती है तो ऐसे केस में सर वो इंडिया में सर रेजिडेंट माना जाएगा. अब मैं सेक्शन 61 में आता हूँ. 61 की कुछ ऐसे बोलता है, तो 61 ऐसे बोलता था अगर मैं 182 दिन से ऊपर रहता हूँ या फिर दूसरी कंडीशन क्या है 60 दिन या पिछले 4 सालों में 365 दिन. और उसके बाद एक्सप्रेशन 2 थी, एक एक्सप्रेशन 1 में 2 पार्ट थे, एक ए और बी. ए बोलता था कि सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब मैं इंडिया रहता हूं और मैं बाहर जा रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया या फिर एज अ क्रू ऑफ इंडियन शिप, राइट. तो ऐसे केस में ये 60 दिन वाली कंडीशन मेरी 182 दिन पड़ी जाएगी. जो बी कंडीशन थी, बी के बारे में जो बी में चेंज आया वो मैं आपको समझा रहा हूं. बी में क्या लिखा था, उन्होंने बोला पर्सन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो व्यक्ति इंडिया में विजिट करने आता है. अब पहली बात तो विजिट समझ ले, विजिट का मतलब क्या है. विजिट का मतलब क्वेश्चन ये उठता है क्या ये पर्सनल विजिट है, क्या ये लेजर विजिट है, क्या ये ऑफिशियल विजिट है, क्या ये बिजनेस विजिट है या परमानेंट विजिट है. जब मैं इस तरह क्वेश्चन पूछता हूं हर बंदा कहता है सर विजिट का मतलब विजिट है. नहीं सर, ये टीजर है. पवन जी गुड आफ्टरनून. परमानेंट विजिट नाम की कोई विजिट नहीं होती. परमानेंट विजिट का मतलब होता है फॉर गुड. अगर मैं परमानेंट विजिट यहाँ पे कर लिया इसका मतलब मैं हमेशा के लिए इंडिया में आ गया, इस डेफिनेशन में नहीं कवर होऊंगा. तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी विजिट सर लेजर विजिट होनी चाहिए, बिजनेस विजिट होनी चाहिए, पर्सनल विजिट होनी चाहिए. मतलब मैं आऊं मैं काउंट नहीं होगा. तो ऐसे केस में उन्होंने अब जो चेंज किया वो चेंज में कुछ ऐसे किया है कि अगर मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं और ऐसे केस में मेरी इनकम 15 लाख से ऊपर होती है अदर देन फॉरेन सोर्सेज, तो ऐसे केस में वो 60 दिन वाली कंडीशन 120 दिन पड़ी जाएगी. अब होता क्या है, जब द मोमेंट आई बिकम अ रेजिडेंट तो मुझे चेक करना पड़ता है कि क्या मैं आरओआर हूं या नहीं हूं. आरओआर का मतलब मेरी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स होना चाहिए, राइट. और आरएनओआर का मतलब लिमिटेड इनकम टैक्स होनी चाहिए. जब मैं आरओआर हूं या नहीं हूं तो मैं सेक्शन 6 चेक करता था. सेक्शन 6 में दो
पॉइंट थे जिसको मुझे पूरा करना था। वो 2 पॉइंट क्या थे? पहला कि मान लीजिए पिछले 10 सालों में 9 साल अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं सर मैं आरएनआर रहूंगा। पिछले 7 सालों में 729 दिन से कम रहूंगा तो भी मैं आरएनआर रहूंगा। अगर ये दोनों कंडीशन मीट आउट होती थी तो मैं आरओआर बनता था। अब इन्होंने 2 कंडीशन और जोड़ दी। उसमें क्या बोला है? अगर आप 61A के हिसाब से, 61A कौन सा? सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, जो सर लायबल टू टैक्स है, जो लायबल टू टैक्स नहीं है किसी कंट्री के अंदर, तो ऐसे केस में सर वो भी उन्होंने आरएनआर बना दिया। और या फिर कोई व्यक्ति ऐसा जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, जो सब 15 लाख से ऊपर कमा रहा हो, बट सर 120 दिन से तो ऊपर रह रहा है। सर 120 दिन से कम रहेगा तो ऑलरेडी क्या बन जाएगा सर? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अगर 120 दिन से ऊपर रह रहा है लेकिन 182 दिन से कम रह रहा है तो उसका स्टेटस आरएनआर रहेगा। अब इसका मेजर इंपैक्ट क्या रहेगा? सर एक चार्ट मैंने बनाया, वो आशा जी मैं आपको चार्ट आपको बना के भेज दूंगा, वो आप शेयर कर लीजिए। मैंने बताया कि अगर मैं रेजिडेंट बन गया, एनआर से रेजिडेंट बन गया, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है। बट मेजर नुकसान कहां पे है? मेजर नुकसान कहां पे है सर? डिविडेंड। सर अगर मैं नॉन रेजिडेंट रहता, मैं सिटीजन था और मैं अगर पिछले वाले एक्ट के हिसाब से पढ़ता तो मैं इंडिया में कभी आया ही नहीं और सिटीजन के हिसाब से मेरा कभी टैक्सेशन होता ही नहीं था, तो मैं नॉन रेजिडेंट रहता था। तो ऐसे केस में डिविडेंड में मेरा टैक्सेशन 10% होता था एज पर 115A अगर पढ़ूं तो, या टीटी पढ़ूं तो 10%, और किसी टीटी में 5% भी लिखा हुआ है। वेयरएज तो मोमेंट आप बिकम अ रेजिडेंट, अब मैं अगर डिविडेंड कमा रहा हूं, डिविडेंड कमा रहा हूं, तो ऐसे केस मेरा टैक्स 43% तक भी जा सकता है, क्योंकि टैक्स रेट कौन सा लगेगा? रेजिडेंट वाला। ये मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हम पे, आपको सर, राइट। नाउ लेट अस कम टू डिविडेंड। डिविडेंड डिस्कस करते हैं। सर डिविडेंड में 2-3 अमेंडमेंट हुई, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो अमेंडमेंट क्या है? पहला है कि एक डिस्कस अमेंडमेंट में क्या किया उन्होंने, क्या बोला कि होता क्या था सर, मान लीजिए काफी कंपनीज ने सर डिविडेंड 27-28 मार्च को डिक्लेयर कर दिया। 27-28 मार्च को जब डिक्लेयर कर दिया, और ऐसे केस में मान लो अब जैसे कोविड-19 चल रहा है, डिविडेंड आपको रिसीव हुआ सर अप्रैल में, जैसे बहुत सारी आपको पेमेंट आई भी नहीं पाई होंगी, तो ऑफिस बात है अप्रैल या मई में डिविडेंड आएगा आपको। आप ऐसे केस में अब क्वेश्चन ये उठता है, ऐसे केस के अंदर सर उन्होंने बोला था जब पुराना बिल आया था, उन्होंने बोला था अगर कोई चीज 1/4/2020 के बाद रिसीव होगी तो ऐसे केस में डीडीटी लगेगा, बट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लोगों ने बोला यार ये काम बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, आप कंपनी से डीडीटी ले लोगे और हमसे सर शेयर होल्डर पे टैक्स ले लोगे। अब इन्होंने बोल दिया कि भैया अगर आपको डिविडेंड पहले डिक्लेयर हो गया है और रिसीव अगर बाद में हो रहा है, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी ने डीडी पे किया या नहीं किया, तो अगर आपने ये ओके कर दिया तो ऐसे केस में सर आप पे टैक्स चलेगा। सर पहली बात तो ये समझ लें सर, ये लॉ क्लैरिफिकेटरी है, इस अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं सर? डिविडेंड का टैक्सेशन हमेशा एक्रूवल पे होता है, मतलब जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब आपका क्वेश्चन होता है कि सर रिसीव पे क्या होता है? सर रिसीव का मतलब आप 145 में जाके आप ये बोलते हो सर मैंने सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहा हूं। सर बिजनेस इनकम और आईओएस के लिए आप सिस्टम अकाउंटिंग अपने हिसाब से ले सकते हो। तो अगर आपने सिस्टम अकाउंटिंग कैश बेसिस अकाउंटिंग ले लिया तो ऐसे केस में सिर्फ डेफरमेंट ऑफ टैक्सेस होते हैं। सर टैक्सेशन तो होगा एक्रूवल के हिसाब से, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। टैक्सेशन होगा एक्रूवल के हिसाब से, वेयर एज सर जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए, जब आपको रिसीव किया जाएगा उसकी डेफरमेंट होती है ऑन कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो इसका मतलब इट इज मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेटरी। दूसरी बात सर, तो मोमेंट आपने 31 मार्च से पहले डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, नाउ सर कंपनी की ऑनरेस ड्यूटी है डीडी पे करने की, और डीडी अगर वो नहीं पे करेगा तो सर उसे पेनल्टी भी देना पड़ेगी और प्रोविजन भी लॉन्च हो सकता है। मेरे अगर शेयर 100 है तो मेरे पर ड्यूटी ना आ सकते ये चेक करूं कि भैया डीडी पे हुआ नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट खुद देखेगा। मुझे सिर्फ ये देखना है डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ है। दूसरी बात सर डिविडेंड केस के अंदर सर एक अमेंडमेंट करी, क्योंकि सिंस नाउ डिविडेंड हैज बीन टैक्सेबल फ्रॉम 1/4/2020। मान लीजिए कोई सर जून के अंदर कोई इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ जून 2020 में, आपको अगस्त में वो डिविडेंड मिल गया, तो ऐसे केस में इस साल में टैक्सेबल बनेगा। जब टैक्सेबल बनेगा तो ऑफिस बात है, जब कोई पहले सर करीबन 17 साल सर डिविडेंड टैक्सेबल नहीं था, तो इसलिए जो उसके जो होता था वो भी नहीं मिलता था। नाउ सिंस नाउ सर डिविडेंड टैक्सेबल हो गया तो अब ये खर्चा भी मिलेगा। इस खर्चे पे रोक लगाने के लिए एक अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट बोला कि इंटरेस्ट के अलावा पहली बात तो वो खर्चा नहीं मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा अप टू 20%। क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने 10 लाख रुपए का डिविडेंड कमाया, इंटरेस्ट पे किया 6 लाख रुपए, तो अगर मैं सेक्शन 57 पढ़ूं, इट टॉक्स अबाउट सर 2 लाख रुपए का सर इंटरेस्ट का खर्चा मिलेगा। क्वेश्चन मेरा ये है 4 लाख का क्या होगा? क्या ये 4 लैप्स कर जाएंगे
या ये 4 लाख को मैं कहीं पे सेट ऑफ कर सकता हूं। सर प्लीज इसको समझने के लिए सर 2-3 चीजें बता रहा हूं, वो आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ने के लिए हमेशा ध्यान रखिए। सर जब भी डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, मैंने आपको बताया सर, ये लायबिलिटी क्रिएट करता है। जब कोई चीज लायबिलिटी क्रिएट करता है सर, एक्ट को हमेशा लिटरली कंस्ट्रू करना है, सर स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना है। मतलब जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? आई एम सेइंग दिस थिंग अनलेस एंड अनटिल सर, अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हो और उस लिटरल इंटरप्रिटेशन के बाद कोई मतलब जो आपका क्लैरिटी ऑफ द लॉ नहीं आ रही है, उस केस में आप हिडन रूल, मिसचीव रूल या फिर पर्पसिव इंटेंशन निकाल सकते हो। लेकिन अगर किसी लॉ को पढ़ते हुए अगर आपकी लिटरल इंटरप्रिटेशन से इंटरप्रिटेशन ठीक आ रही है, तो ऐसे केस में आप लिटरल इंटरप्रिटेशन हमेशा लगाएंगे। What I want to say, let me come to section 37 and 32. सेक्शन 37 कैसे बोलता है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको। 37 कुछ ऐसे बोलता है, any expenditure not being in the nature of 32-36 or not being in the nature of capital expenditure or not being in the nature of personal expenses of the SSC laid out or expended wholly or exclusive the business। इसका मतलब मान लीजिए मैं और भरत भाई से हम पार्टनर हैं, मैं और भरत भाई पार्टनर हैं। हमने एक ऑफिस के बिजनेस प्रमोशन के लिए हमने क्या किया, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, और पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने भी अपनी फैमिली को बुला लिया, भरत भाई भी अपनी फैमिली को बुला लिया। अब ऐसे केस में मान लो पवन भैया एसेसिंग ऑफिसर है और उनको पता लग गया कि भैया नितिन और भरत भैया एक पार्टनर थे, इन्होंने पार्टी थ्रो की थी और अपनी फैमिली मेंबर को बुला लिया था। तो सिंस दिस खर्चा ये होली और एक्सक्लूसिवली नहीं है, तो ऐसे केस में पवन भैया इस खर्चे को डिसअलाउ कर देंगे। अब लेट मी कम टू सेक्शन 32। सर 32 सर डिप्रेशन की बात करता है। सबको पता है आशा मैडम के पास मर्सिडीज गाड़ी है, और मर्सिडीज गाड़ी मैडम घर के लिए भी यूज करती है, ऑफिस के लिए भी यूज करती है, राइट। तो ऐसे केस में पवन जी, मान लीजिए इनके चार्ट अकाउंटेंट, तो हुआ क्या, मैडम अपनी बैलेंस शीट लेके आई पवन जी के पास, तो पवन जी ने बोला मैडम एक काम करें, जो आप पर्सनल यूज के लिए जो आप गाड़ी यूज कर रहे हो उसको प्रोपोर्शनेट कर दें। तो आशा मैडम ने बोला 32 में होली तो लिखा नहीं है, और मैंने तो यही पढ़ा है, जो चीज लिखा है उसे पढ़ना है, जो लिखा नहीं पढ़ा है नहीं करना है। उसके बावजूद ही पवन जी इंसिस्ट करते हैं और मैडम को डिप्रेशन डिसअलाउ करना पड़ता है। ऐसा क्यों? सर पवन जी टेक द एड ऑफ सेक्शन 38 में लिखा हुआ है पर्सनल चीज है, प्रोपोर्शनेट करके डिसअलाउ करनी पड़ेगी। व्हाट आई वांट टू से, अगर सेक्शन 38 नहीं होता तो 32 में डिप्रेशन चाहे आपका पर्सनल यूज के लिए होता, चाहे सर आपके ऑफिशियल यूज होता, सारा का सारा डिप्रेशन मिलता। यू हैव टू टेक द एड ऑफ सेक्शन 38। व्हाट आई वांट टू से, सर जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। मैं फिर एक और केस लॉ देता हूं, वोडाफोन। जब वोडाफोन का केस में ज्यादा नहीं जा रहा, तो वोडाफोन में सुप्रीम कोर्ट ने जब डिस्कस किया, तो सर सेक्शन 911 कुछ ऐसे बोलता है, इनकम एक्रूज और अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम। सर चौथा ले बोलता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये वो जो डायरेक्टली और डायरेक्टली है ना, ये इनकम के साथ लिखा हुआ है, ये ट्रांसफर के साथ नहीं लिखा हुआ। व्हाट आई वांट टू से, सर जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। इसी वजह से सर 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव इन्होंने अमेंडमेंट करनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब यही बात पूछते हुए पूछ रहा हूं, सर ये कहां लिखा हो 57 में कि सर जो बैलेंस 4 लाख का जो मेरा इंटरेस्ट है वो लैप्स कर जाएगा? जब लिखा नहीं है तो इसका मतलब पढ़ना नहीं है। इसका मतलब 4 लाख का मतलब 10 लाख का आपने डिविडेंड कमाया, सर 6 लाख का इंटरेस्ट था, 2 लाख तो आपको डिडक्शन मिलेगी 57 में, बाकी 4 लाख का जो इंटरेस्ट है, सर अगर आपका कोई बिजनेस लॉस है उससे सेट ऑफ कर दीजिए, या फिर कोई आईओएस के अंदर कोई और लॉस है उससे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। मैं क्लियर हूं आपको सर? राइट। अब लेट अस कम टू सर चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर सर 3-4 अमेंडमेंट हुई। सर अब पहली बात तो ये समझ लीजिए 12A जो सेक्शन था इसकी मियाद पूरी हो गई, 1 जून 2020 से सर एक नया सेक्शन की उत्पत्ति हो जाएगी। अब वो कुछ ऐसे बोलता है कि मान लीजिए सर पहले क्या था, सर अगर मैंने एक बार 12A में रेशन कर रखा है तो उस केस में अनलेस अनटिल इट इज कैंसिल्ड बाय सीआईटी, अनलेस अनटिल इट इज कैंसिल्ड बाय सीआईटी, तो ऐसे केस में सर देयर इज नो क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, सर कोई दिक्कत नहीं है, ये इन परपेचुइटी था। अब डिपार्टमेंट ने बोला यार ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत सारों की तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है भी नहीं, अब ये नहीं पता कि उसको अब जब हमने अप्रूव किया तो ऑब्जेक्ट लॉस क्या था, अब ऑब्जेक्ट लॉस क्या है। तो इन सब पे चेक रखने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 12B एक नया सेक्शन लेके आए 1 जून 2020 से, जहां पे उन्होंने बोला है अब 1 जून 2020 को तक आपको जितने भी ट्रस्ट, उससे पहले जितने भी ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको सर री अप्लाई करना पड़ेगा। जब एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे
उसकी डेट में याद है 3 महीने, तो 31 अगस्त 2020 तक आपको जितने भी ट्रस्ट है सबकी एप्लीकेशन दोबारा रीफाइल करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या सीआईटी इंक्वायरी कर सकता है? नो सर, सीआईटी इंक्वायरी नहीं कर सकता। होगा क्या, एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को प्रॉपर भरना पड़ेगा, जो रिक्वेस्ट चीजें वो सब भरनी पड़ेंगी। पहले साल जब वो री एप्लीकेशन जब डाल रहे हो, ऐसे केस के अंदर सर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। इंक्वायरी होगी 5 साल बाद, जब आप इसको रिन्यूअल करोगे। जब 5 साल बाद रिन्यूअल भी कब करना है? साल खत्म होने के 1 महीने पहले। मतलब आपको फरवरी में, जैसे मान लीजिए आज 2020 चल रहा है, 2021, तो 5 साल मतलब होगा 26 में फरवरी 2026 से पहले आपको सर रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ऐसे केस में सर अब तब इंक्वायरी होगी। ये सर आपको इंक्वायरी इस साल नहीं होगी। अब कई एक बार क्वेश्चन ये भी आता है कि नितिन भैया मान लो मैं 31 अगस्त तक एप्लीकेशन नहीं लगा पाया, तो ऐसे केस में क्या, पहला क्वेश्चन, क्या 115 टीडी लग जाएगा क्या मुझ पे? 115 टीडी किसे कहते हैं? कि अगर मान लीजिए अगर आपने ऑर्डर आपका ऐसे केस के अंदर आपको सर आपके जितने भी एसेट्स हैं उसकी मार्केट वैल्यू पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, सर 115 टीडी बात करता है कैंसिलेशन, मतलब सब प्रोएक्टिव एक्शन होना चाहिए बाय सीआईटी। जहां पे अगर मैंने एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करी, इट इज नॉट विल नॉट अमाउंट टू कैंसिलेशन। तो ऐसे इसमें 115 टीडी नहीं लगेगा। जब तक सर सीआईटी कैंसिल नहीं करता तब तक 115 टीडी नहीं लग सकता। दूसरा क्वेश्चन, लोग ये बोलते हैं कि नितिन मान लो किसी वजह से फॉर्मेलिटी इतनी सारी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, 50 साल पुराना ट्रस्ट है या 30 साल पुराना ट्रस्ट है, मेरे को पेपर नहीं मिल रहे हैं, अगर मान लीजिए 31 अगस्त की डेट निकल गई तब क्या होगा? क्या कंडोनेशन के साथ मैं सीआईटी के पास अप्लाई कर सकता हूं? सर कहीं पे अगर आप पढ़ोगे तो कहीं पे भी पावर दी नहीं हुई है। सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, सर सीआईटी के पास इनहेरेंट पावर है, और जब जब आप ये चेक करें कंडोनेशन लग सकता है नहीं लग सकता, हमेशा देखिए सेक्शन 29 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, क्या उसका एक्सक्लूजन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? अगर सेक्शन 29 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट का एक्सक्लूजन नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट लगेगा, जिसकी वजह से सर कंडोनेशन ऑफ डिले अप्लाई यदि होता क्या था। मान लीजिए हाइपोथेटिकली आप नया ट्रस्ट और नई सोसाइटी बनाई, और आशा मैडम मान लीजिए सीआईटी है, तो इनके पास मैंने मान लिया एप्लीकेशन लगाई, तो आशा मैडम बोलती थी नितिन कोई एक्टिविटी कर। मैं बोलता मैडम मुझे आप पहले का रेशन दे दें, मैं उसके बाद कुछ पैसे इकट्ठे कर लूंगा फिर एक्टिविटी कर लूंगा। पर मैडम बोलती ना तो पहले एक्टिविटी कर तब रेशन दूंगी। सर हमेशा ना नहीं थी और मैं डोनेशन इकट्ठी नहीं कर पाता, इस चक्कर में सीआईटी मैडम रिजेक्ट करती थी। अब मैं मैटर आईटीटी ले गया था तो आईटीटी बोलता नो, रिमांड करके सीआईटी को आशा मैडम बोलता था कि आप दोबारा रिकंसिडर करो। अब इस बात को ठीक करते हुए इन्होंने क्या किया है, अगर आप नई ट्रस्ट या नई सोसाइटी है आपकी जहां पे आपने एक्टिविटी एक बार भी नहीं की है, सर आप अप्लाई करें फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अगर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो ऐसे केस में दिस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विल बी अप्लाइड फॉर 3 years। इन 3 सालों के अंदर आपको 2 में से कोई एक काम करना पड़ेगा, या फिर कोई एक्टिविटी कर लें। मान लीजिए आपने 1.5 साल बाद कोई एक्टिविटी कर ली, एक्टिविटी करते ही विद इन 30 days आप उसका फाइनल अप्रूवल के लिए चले जाए, फाइनल अप्रूवल के लिए चले जाए। अब ऐसे केस में इंक्वायरी भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, सब कुछ चेक होगा, सीआईटी सब कुछ चेक करेगा। अब क्वेश्चन उठता है अगर प्रोविजनल से फाइनल जाएगा तो कब से मिलेगा? जब प्रोविजनल मिल रहा है तब से लेकर एंड तक। ये तो एक तब हो गया जब आपने एक्टिविटी कर ली। अब देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपने एक्टिविटी करी ही नहीं, तो ऐसे केस में 3 साल खत्म होने से 6 महीने पहले आपको दोबारा प्रोविजनल को दोबारा रिन्यूअल के लिए डालना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं सर यहाँ तो एक्टिविटी कर ले, ये एक्टिविटी अगर आपने नहीं करी तो 3 साल खत्म होने के 6 महीने पहले दोबारा प्रोविजनल आपको दोबारा रीअप्लाई रिन्यूअल के लिए डालना पड़ेगा। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन ये आता है, मान लीजिए इन बिटवीन द, जैसे आपने जब इनिशियली रजिस्ट्रेशन कराया था ये अभी 31 अगस्त तक, तो ऐसे केस में आपने जब एप्लीकेशन अप्लाई करी तो आपने क्या किया, व्हाट यू डिड इज आपने सर कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर दिया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज हुआ विद इन 30 days आपको सीआईटी को दोबारा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, सर मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो गए हैं। ये बात का ध्यान रखना है आपने। अब सर क्वेश्चन उठता है सर क्योंकि फॉर्म अभी ई फॉर्म जाएंगे, डेट इसकी 1 जून है, क्वेश्चन ये उठता है आपको तैयारी क्या करनी है? सर तैयारी ये करनी है सर ये चेक करें सर जितने पुराना सर्टिफिकेट चेक करें, सर्टिफिकेट आपकी कॉपी आपके पास है या नहीं।
नहीं है तो पार्टी को बोले वो ढूंढ के रखे हाथ के हाथ। सर ये चेक करें जब आपने जब 12A में रेशल लिया था उस टाइम पे ऑब्जेक्ट लॉस क्या थे, आज की डेट में ऑब्जेक्ट लॉस आप क्या कर रहे हो। अगर उसमें चेंजेस हैं तो वो कैसे चैरिटेबल एक्टिविटी में आ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, नो डाउट देयर इज नो इंक्वायरी कुछ नहीं है, पर इसके बावजूद सर इशू ये है कि सर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन वो मांगेंगे जरूर, राइट। तो इस तरह की तैयारी कर लें। अब क्वेश्चन एक और उठता है कि मान लीजिए मैंने रिन्यूअल डाला, मिल गया, अब इन बिटवीन द पीरियड सर सीआईटी को पता लग गया कि मान लीजिए मैं सर जो मुझे काम करना चाहिए था वो नहीं किया, मैंने इंफ्रिंजमेंट ऑफ द लॉ किया। जैसे उस सेक्शन में लिखा हुआ है कि मटेरियल डिपार्चर किया है जिसमें लॉ में कोई रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो ऐसे केस में क्वेश्चन ये उठता है कि भैया मेरा अगर आप कैंसिलेशन होगा कब से होगा, सर जब से मुझे 1 जून से, या फिर जब अप्लाई किया ये, या फिर जब मेरा खत्म हो रहा तब से। सर जब मैंने मटेरियल डिपार्चर किया है तब से मेरा सर ये सर कैंसिल माना जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि मान लीजिए मैंने मटेरियल डिपार्चर किया और उसको बाद में ठीक भी कर दिया, मान लीजिए डिपार्चर किया और हाथ के दी गलती हो गई, गलती को ठीक भी कर दिया। ऐसे केस में व्हेन यू अप्लाई टू सीआईटी और आप अपना रिज्यूमे ग्राउंड दिखाएंगे, देन सीआईटी कैन अलाउ दिस मैटर आल्सो, राइट सर। अब लेट अस कम टू एटीजी में एक जैसे आपके यहाँ टीडीएस में क्या होता है 26 एएस में आता है इन्फॉर्मेशन, 26 एएस में ऑप्शन आती है। नाउ आने वाले टाइम में अब इन्फॉर्मेशन आएगी 285 बीए के अंदर, ये सेक्शन भी अमेंड हो गया सर, ये ध्यान रखिए सर। पहले 26 एएस आती थी 203A के अंदर, अब शायद फॉर्म तो 26 एएस ही रहेगा, अगले साल से जो इन्फॉर्मेशन आएगी 285 बीए के अंदर आएगी और इसकी लीगल सैंक्टिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। कई बार आपको ये भी इशू रहता था कि 26 एएस में तो रिफ्लेक्ट होता था, वेरएस आपके डिपार्टमेंट के उनका जो फॉर्म तो ये भी झगड़ा रहता था। तो 99.99% तो ये चीजें इशू ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई थी, फिर भी 1-8% ये इशू रहता था। अब क्योंकि 285 बीए के रिपोर्ट का पार्ट बन जाएगा, अब डिपार्टमेंट नहीं देगा तो अब ये मान के चलिए रिटर्न में भी ये इनबिल्ट होगा। अभी तो क्या करते हो आप एक्सेल की कॉपी बनाते हो, कॉपी पेस्ट कर देते हो, कट कॉपी पेस्ट कर देते हो। नाउ अब 285 बीए की रिपोर्ट आने के साथ साथ ये देखिए प्री फिल्ड डॉक्यूमेंट आएगा। अब जब मैं एटीजी की बात कर रहा था 26 ईयर्स में क्या होता है आपका टीडीएस रिफ्लेक्ट होता है तो आप क्रेडिट लेते हो, सर आने वाले टाइम पे एटीजी के लिए भी यही होना है। एटीजी के लिए जैसे मान लीजिए मैंने कोई डोनेशन दी किसी सोसाइटी किसी ट्रस्ट को, तो ऐसे केस में अगर उसने फॉर्मेट में मेरी जो भी रिटर्न का पीरियोडिसिटी होता है, इट कुड बी मंथली, इट कुड बी क्वार्टरली, इट कुड बी हाफ ईयरली, इट कुड बी ईयरली, डिपेंड ऑन कि डिपार्टमेंट अभी क्या देता है, डिपार्टमेंट भी रूल्स लेके नहीं आया। तो ऐसे केस में अगर उसने उसमें मेरा नाम नहीं डाला तो सर मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। नाउ लेट अस कम टू 271 AAD। सर 271 AAD में हम डिस्कस करते हैं सर जो मेजर इश्यूज है। इशू क्या है? सबसे पहला इशू कि सर ये 271 AAD में लोग ये बोल रहे हैं दो पेनल्टी लग जाएगी, दो तरह की पेनल्टी लग जाएगी। ये सेक्शन बोल क्या रहा है? ये फॉल्स एंट्री की बात करता है। सबसे पहले आप 271 AAD की अगर बात करें, अगर आप मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द बिल पढ़ें, उसकी अगर हेडिंग पढ़ें तो हेडिंग में वो बात करता है सर फॉल्स एंट्री ड्यू टू सर आपके ड्यू टू जीएसटी इनवॉइसेस, ऑल दैट स्टफ स्टार्टिंग में हेडिंग। और वेरास अगर आप एक्ट में बात करो तो फॉल्स एंट्री एसेट्रा बोलता है, मतलब एक नया सेक्शन डाल दिया। दूसरी बात सर, अगर आप इस सेक्शन को शुरू करते हो तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बोलता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सबसे पहले तो ये समझ ले विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट का मतलब क्या है सर। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। लोगों ने बोलना शुरू किया सर पेनल्टी दो लग जाएंगी। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, इससे समझ में आएगा कि सर 2 पेनल्टी कभी ले सकती। मैं समझाता हूं। मान लीजिए मेरी टर्नओवर 3 करोड़ रुपए की है तो आई एम लायबल टू टैक्स ऑडिट, पर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं बनाए। अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं बनाए तो ऐसे केस में अगर पवन भैया एओ हैं तो मुझ पे वो पेनल्टी किस बात की लगाएंगे? बुक्स मेंटेन करने की भी लगाएंगे और टैक्स ऑडिट नहीं करने की भी लगाएंगे? नहीं सर, सिर्फ पेनल्टी लगेगी बुक्स नाम मेंटेन करने की। क्यों? अगर बुक्स होती तो ऑडिट तो मैं करा ही लेता। तो सर पेनल्टी आपकी सिर्फ बुक्स नॉन मेंटेनेंस की लगेगी। मैं क्लियर हूं आपको सर? एक और एग्जांपल देता हूं सर, सेक्शन 221 और 271C, सर 1C नहीं बोल रहा हूं, 271 सर कैपिटल लेटर सी। सर आप 221 अगर आप पढ़ते हो तो वहां पे ये बोला जाता है कि अगर आप एसएससी डीम्ड इन डिफॉल्ट है या टीडीएस आपने जमा नहीं किया, टैक्स जमा नहीं किया, तो वो 221 में पेनल्टी लग सकती है। सेम 271C भी बोलता है कि पेनल्टी लग सकती है। तो ऐसे केस में डिफरेंट हाई कोर्ट, डिफरेंट आईटीएटी ने ये हेल्ड किया है
सर आप एक ऑफेंस के केस में सर दो पेनल्टियां नहीं लगा सकते, या तो 221 में लगाएं या 271C में लगाएं। सेम चीज यहां पे लगेगी। व्हाट आई वांट टू से, या तो ये फॉल्स एंट्री है या मिस रिपोर्टिंग है। अब वो कैसे लगी वो समझ लें पहले सर इसको समझाने के लेट मी कम टू 68 69A, फिर आपको इस कंटेक्स्ट में यह समझ में आएगा। ये मान लीजिए अभी डिमोनेटाइजेशन के जो केस हुए हैं उसके अंदर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए, मान लीजिए बिजनेस प्रोफेशन नहीं था, तो ऐसे केस में मान लीजिए मेरी एडिशन होनी चाहिए थी 69A में, अगर ऑर्डर में 68 लिख दिया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये ऑर्डर सर वॉइड एब इनिशियो है? सर बहुत सारे लोग बोलते हैं यस बोल सकते हैं, मैंने कहा था नहीं सर, सेक्शन 292B काम करेगा, वो छोटी मोटी गलती अगर ऑर्डर में हो गई तो वो रेक्टिफाई हो जाएगी डिपार्टमेंट के फेवर में। जब जब आप कोई एडिशन करते हो आपको शो कॉज नोटिस इशू करना जरूरी है। मतलब आई वांट टू से कि अगर आपने कोई इनकम के लिए, बात भी आप दिमाग में डाल लें, अगर कोई इनकम एडिशन हो रही है विदाउट गिविंग शो कॉज नोटिस, दैट इज बैड इन लॉ। आपको शो कॉज नोटिस देना जरूरी है। तो अगर किसी केस में आपके केस में एडिशन हुई है विदाउट गिविंग शो कॉज नोटिस, तो सर आप ग्राउंड लीजिए, मुझे शो कॉज नोटिस ही नहीं दिया, तो मुझे चार्ज ही नहीं बताया आपने, तो ऐसे केस में मैं डिफेंड क्या करूं? तो अब आपको देख के चेक करना है कि शो कॉज नोटिस में सेक्शन क्या लिखा है। अगर शो कॉज नोटिस में भी 68 लिखा है और ऑर्डर में भी 68 लिखा है, मेरा लिखना क्या चाहिए था, क्योंकि मैं बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा, 69A होना चाहिए था। तो सर नाउ यू कैन से दैट दिस ऑर्डर इज बैड इन लॉ। क्यों सर? अगर आप मुझे चार्ज, देखिए हर एक सेक्शन की एक मर्यादा है सर, 68 के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने तरीका है डिफेंस करने का, राइट? 69A की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है और अपना तरीका है डिफेंस करने का। तो जब तक मुझे आप चार्ज नहीं बताओगे कि मेरे अगेंस्ट चार्ज क्या है, तो मैं डिफेंड क्या करूंगा? अगर आपने चार्ज ही मेरे खिलाफ गलत किया है, 68 किया है, तो मैं डिफेंड भी उसी तरह करूंगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? यहां पे आप बोलोगे सर ऑर्डर इज बैड इन लॉ। सेम वे लेट अस कम टू सर 271AD। जब कोई एडिशन होगी एओ द्वारा, अगर वो सर शो कॉज नोटिस में लिखेगा सर फॉल्स एंट्री या ओमिशन, तो पेनल्टी लगेगी 271AD में। लेकिन अगर उसने लिखा मिस रिपोर्टिंग, तो सर पेनल्टी लगेगी 270A में। मैं क्लियर हूं आपको सर? मैं फिर से बोल रहा हूं सर, अगर वो लिखेगा सर फॉल्स एंट्री या ओमिशन शो कॉज के अंदर, तो पेनल्टी लगेगी 271AD में। और अगर मान लीजिए उसने मिस रिपोर्टिंग लिख दिया तो 270A में। क्योंकि अगर आप 270A9 को पढ़ें सर, वहां पे मिस रिपोर्टिंग ओमिशन ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये थोड़ा एक बार फॉल्स एंट्री में डाल दिया, तो मोमेंट आप बोल रहे हो फॉल्स एंट्री है तो मिस रिपोर्टिंग तो अपने आप ही हो गया ना। तो इसका मतलब सर आपको पेनल्टी एक ऑफेंस के अगेंस्ट में एक ही बार सजा मिलेगी, या तो 271AD अब 270A। अब क्वेश्चन आपको उठता नितिन, ये विदाउट प्रेजुडिस का मतलब क्या है सर? सर टारगेट ये था सर, अगर ये विदाउट प्रेजुडिस ना लिखते तो होता क्या, जितने बड़े सीनियर काउंसिल है वो कल को ये आर्ग्यू करना शुरू करते कि सर जो स्पेशल लॉ है उसकी पेनल्टी लगाई है, क्योंकि सिंस मैंने इनकम की चोरी करी है और इनकम की चोरी का अगर जो स्पेशल लॉ है वो 270A है, वो 271AD नहीं है। तो इसलिए विदाउट प्रेजुडिस क्या करता है, अब आपको सर डिस्क्रिशनरी पावर देता है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब अब सर एओ चेक करेगा मुझे किस पेनल्टी लगाने में फायदा है। अगर उसे 271AD में फायदा है 271AD लगाएगा। अगर वो कल को सर 270A में फायदा है तो 270A में फायदा। अब आपको क्वेश्चन होगा अब भैया 271AD लगाएगा, सर आप एकदम सही कह रहे हैं, अभी आज की डेट में एकदम ठीक कह रहे हैं, बट सर देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, मान लीजिए कल को 271AD 25% कर दें, तो ऐसे केस में सर 270A अब ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो नाउ डिस्क्रिशनरी पावर देने के लिए कि वो पेनल्टी जो मर्जी लगा दे, या 271AD लगा दे या 270A लगा दे, इसलिए विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट लिखा गया है। अब आगे वर्ड लिखा है इन द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग का मतलब क्या है सर? प्रोसीडिंग का मतलब सर क्वेश्चन मेरा ये है, क्या सर्च और सर्वे प्रोसीडिंग है या नहीं है? जब भी किसी मैटर को चेक करना हो कि प्रोसीडिंग है या नहीं, सर केस लॉ पे मत जाएं, अपने आप से पूछे क्या मेरे पास अथॉरिटी है टू रिप्रेजेंट माय एसएससी एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, यस और नो? सर आपके पास कोई पावर नहीं है टू बी देयर इन सर्च एंड सर्वे। सर अगर सर्च एंड सर्वे में नॉर्मली क्या होता है, यू आर एट द मर्सी ऑफ डीआईटी। अगर वो चाहता है तो अलाउ करता है, नहीं चाहता तो नहीं अलाउ करता। लाइव प्रोसीडिंग्स, पहली बात 5-6 कंडीशन फैक्टर्स आप काउंट कर लीजिए। पहला कि देयर हैज टू हैव सम पर्सन। दूसरा सर लाइव प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला पर्सन होना चाहिए, फिर लाइव प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, फिर फॉल्स एंट्री होनी चाहिए सर।
फॉल्स एंट्री या ओमिशन होना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे। चौथा सर बुक्स ऑफ अकाउंट, सर प्लीज बुक्स ऑफ अकाउंट ये नोट कर ले सर। अगर आप मान लीजिए मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, मैं सिर्फ कैपिटल गेन कमाता हूँ या फिर आईयूएस कमाता हूँ, मैं बुक्स या फिर मैं 4480 में रिटर्न भरता हूँ, 4480 में भरता हूँ, चाहे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करता, सर ऐसे केस में मुझ पे पेनल्टी नहीं लग पाएगी 271 की। 271 तब लग पाएगी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सर मेरी फॉल्स एंट्री हो या फिर मेरी सर ओमिशन हो। मैं क्लियर हूं सर आपको? तो बुक्स अकाउंट मेंटेन होने बहुत जरूरी है। बुक्स अकाउंट नहीं है तो गेम फिर खत्म। अब इस पर मन में ये भी आता है, आपके दिमाग में आता होगा कि यार बुक्स ना मेंटेन करने की तो 25,000 की पेनल्टी है, और बुक्स मेंटेन करने की सर टैक्स ऑडिट वाली पेनल्टी भी है, सर 271 AED की पेनल्टी भी है। तो ऐसे केस में ऐसे बढ़िया तो 25,000 की पेनल्टी वो खाऊं और 270 की पेनल्टी अगर बढ़ती है मिस रिपोर्टिंग तो वो खा लूं, एटलीस्ट 271 AED से बच पाऊंगा। सर ये यस इट इज वेरी वेरी आयरनिकल। प्रॉब्लम कहां पे है सर? अगर आप 271 AED पढ़ो तो लोग तो ऐसे आर्ग्यू कर रहे हैं कि मान लीजिए सेल भी झूठी, परचेज भी झूठी, मान लीजिए सब कुछ झूठा, तो क्या इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट के सब पे 100% पेनल्टी पड़ जाएगी? सर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब नेशनल स्टेज में इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। पांचवा मैं फिर से बताया सर, 4 फैक्टर बता दिए, पर्सन यार तो एक बार इसके भी नहीं कर होनी चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया कि सर फॉल्स एंट्री ऑपरेशन होनी चाहिए। बारी फोन आती है पांचवा फिर रहने दो आपके लिए सर, और पांचवा जो पॉइंट है वो है कि सर आपका मेंसरिया होना चाहिए। सर प्लीज, मेंसरिया का मतलब सर इंटेंशन टू टैक्स लायबिलिटी होना चाहिए। मतलब ये पांचों चीजें पूरी होंगी। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर सेक्शन 271C के अंदर या 270A के अंदर सर ये लिखा हुआ है कि ये माना जाएगा कि आपकी इंटेंशन थी, पर 271C या 270A जैसी कोई चीज 271 AAD में नहीं लिखी हुई। इसका मतलब ओनर्स टू प्रूव कि देयर इज इंटेंशन टू टैक्स लायबिलिटी इज ऑन AO। तो ये पांचों कंडीशन आपकी शो कॉज से निकलनी चाहिए। जब वो आपको शो कॉज देगा तो ये पांचों चीजें, पर्सन, आपकी लाइफ प्रोसीडिंग, सर बुक्स ऑफ अकाउंट, फॉल्स एंट्री और ओमिशन और इंटेंशन टू इवेड टैक्स लायबिलिटी, ये पांचों चीजें अगर आपके शो कॉज से निकलेंगी तो ठीक, वरना आप पे 271 AED की पेनल्टी नहीं लग पाएगी। जैसे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया सर 271 AED लग गया तो 270A नहीं लगेगा। इसी हिसाब से अगर आप 271A भी पढ़ोगे तो 271A भी लग गया तो फिर 271 AED नहीं लग पाएगा। सर सारे के सारे या तो एक लगेगा या दूसरा नहीं लग पाएगा, राइट सर? नाउ उसके बाद वो बोलता है कि मान लीजिए सर जो व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करता है, किसी और पे ले सकती है वो पार्टिसिपेट का मतलब क्या है? क्या वो पार्टिसिपेट का मतलब है कि मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है किसी का, एम्प्लॉयर का, उसने बोला यार ये 2 बिल डाल दे, तो जो बिल की एंट्री डालेगा क्या वही फंस जाएगा? नो सर। सर जब ये इस सेक्शन की बात कर रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति जो परपिटेटर है या फिर जो इन्वॉल्व है इसके अंदर या फिर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। सिर्फ अगर आपने किसी व्यक्ति को बोल दी भाई तू एंट्री डाल दे, विल इट वर्क? सर सॉरी, वो नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति जो परपिटेटर होगा, जो इन्वॉल्व होगा, जो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होगा, उसी पे पेनल्टी लग पाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है सर ये पेनल्टी दूसरे व्यक्ति पे कौन लगाएगा? तो बहुत लोगों ने बोलना शुरू किया कि सर ऐसे केस में जुडिशियल AO के पास जाएगा। सर लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, सर अब 140 थी, 3A का जमाना आ गया, 3B का जमाना आ गया, 3C का जमाना, मतलब ई असेसमेंट का जमाना आ गया। और ई असेसमेंट में 609 ऑफिसर सर अब आपके भी AO है, मेरे भी AO है, उनको डायनेमिक जुडिशन मिल गई है। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति अगर किसी और व्यक्ति के बुक्स अकाउंट चेक करते हुए पेनल्टी लगा रहा है 271 AED की और उसे पता लग जाता है BCD भी इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में वो उनका भी AO है, तो एक पेनल्टी का नोटिस वही व्यक्ति उन लोगों के खिलाफ भी दे देगा। तो आप कहीं ये मत सोचे कि भाई वो पहले मेरे जुडिशियल AO को लिखेगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो अब सर ये पेनल्टी आप ये मान के चलें इन रम है, नॉट इन पर्सनम। इन पर्सनम का मतलब होता है स्पेसिफिक पर्सन भी लगेगी, ये तो हर बंदे पे लग सकती है जो इन्वॉल्व होगा। एक क्वेश्चन भी उठता है जो लोग नॉर्मली ये बोल रहे हैं कि ये 271 AED की जो पेनल्टी है ये रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है? बहुत सारे उन्होंने तो सर डिक्लेयर कर दिया है कि भैया ये प्रोस्पेक्टिव है। सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, मैं आपको बजट पढ़ने का तरीका बता देता हूं, अगर इस तरीके से पढ़ लिया आपको बजट समझ में आएगा। सर हमेशा जब भी बजट आए और जहां पे क्लैरिटी ना हो कि ये कब लगेगा, हमेशा देखा करें ये जो एक्ट लिखा है
ये पढ़ना कब है, मतलब अगर टीडीएस के प्रोविजन है ये प्रीवियस ईयर में लगते हैं, जो पेनल्टी असेसमेंट की बात होती है ये असेसमेंट ईयर में लगते हैं। इसका मतलब आपको एक्शन चेक करना है, ये एक्शन कब होना है। सिंस इट इज अ पेनल्टी इट कैन ओनली बी लेविड ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। लाइव प्रोसीडिंग्स कब चलेंगी, असेसमेंट के टाइम पे। तो ऐसे केस में इसमें डेट लिखी हुई 1/4/2020, इसका मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव है। अब आपको क्वेश्चन नहीं होगा क्या रेट्रोस्पेक्टिव 1/4/2019 से, नहीं सर मैंने ये बात भी नहीं बोली। सर अगर मान लीजिए मैंने कोई एक्शन किया और वो उस डेट में ऑफेंस नहीं था, तो उस डेट के लिए ये ऑफेंस घोषित नहीं हो सकता। ये ऑफेंस तभी घोषित होगा जब एक्ट पास होगा और गजट हो जाएगा। सर ये एक्ट गजट हुआ है 27 मार्च 2020, 27 को या 28 को है, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चेक कर ले, 28 मार्च 2020 या 28 मार्च 2020 को। तो इसका मतलब सर इवन दो दिस सेक्शन इज रेट्रोस्पेक्टिव, सर रेट्रोस्पेक्टिव कहां पड़ेगी, सिर्फ 4 दिन के लिए। 4 दिन का मतलब अगर 27 मार्च को पास हुआ है 27, 28, 29, 30, 31, अगर 28 को पास हुआ है तो 28, 29, 30 और 31। तो इन 4 दिनों में अगर कोई एंट्री हुई है, 4 दिनों में कोई एंट्री हुई है, जर्नल एंट्री या फिर कोई आपने एंट्री करी है, तो वो अगर फॉल्स एंट्री या फिर उस केस में कोई ओमिशन एंट्री पाई जाती है, तो ऐसे केस में 271 AD की पेनल्टी लग सकती है। तो सर फूड फॉर थॉट क्या है, क्योंकि अब ऑलरेडी कोविड-19 चल रहा है और 23 या 24 तारीख से तो ऑलरेडी सर लॉकआउट हो गया था, हर जगह बंद हो गया था। तो आप कोई भी आपने एंट्री पास करनी है साल खत्म होते हुए, हमेशा ध्यान रखें सर 23 या 24 मार्च से पहले की डालनी है कोई भी जर्नल एंट्री, सो दैट 27 से लेकर 31 के बीच में कोशिश करें कोई एंट्री ना डालें। अगर मान लो गलती भी रह गई तो 271 AD की पेनल्टी नहीं लग पाएगी। राइट सर। अच्छा जी, कुछ और कुछ लगता है प्रोविजन आपको लगता है जो हम डिस्कस कर सके, वो डिस्कस करना है? ये वाला कोई प्रोविजन बहुत अच्छा question बताया आपने कि 23rd से पहले एंट्री डालेंगे तो लाइव टेस्ट कम लगे, पेनाल्टी के चांसेस कम है। नहीं पेनल्टी के चार्जेस नहीं बोले मैडम, मैंने आपको ये बोला सी सिंस टीडीएस कभी जैसे जैसे 194 जे में एक अमेंडमेंट हुई है, आप देखो रॉयल्टी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुई है, जब आप टीडीएस काटते हो वो प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटते हो, ठीक है जी। तो अगर जब आप बजट पढ़ते हो और बजट में क्लैरिटी ना आए तो आप हमेशा ये ध्यान रख लीजिएगा टीडीएस हमेशा प्रीवियस ईयर में होता है, वेरस कोई असेसमेंट रिलेटेड प्रोविजंस, कोई रिटर्न फाइलिंग का या फिर कोई मान लीजिए सर पेनल्टी का प्रोविजन, वो हमेशा असेसमेंट ईयर में लगता है। तो हमेशा ये नोट करें ये एक्शन कब होना है। सिंस इट इज टॉकिंग अबाउट पेनल्टी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो रिटर्न जैसे डेट बढ़ गई है, इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट नहीं बढ़ी है, जब आपने बोला है कि भैया सितंबर तक आपने रिटर्न भरनी है, सॉरी 30 सितंबर तक आपने टैक्स अवाउंट रिपोर्ट भरनी है और 1 महीना आपको मिल गया टैक्स अवाउंट रिपोर्ट भरने का, वो इस साल से है क्योंकि असेसमेंट ईयर है, राइट टू अप्रिशिएट इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम दिस ईयर, राइट। तो रिटर्न जब आप भरते हो असेसमेंट ईयर प्रोसीजर एक्सपेक्ट है, पेनल्टी आपकी सर असेसमेंट ईयर में लगती है और यहाँ पे डेट लिखी हुई 1/4/2020, तो इसका मतलब सर 20-21 असेसमेंट ईयर, जब 20-21 असेसमेंट ईयर है तो इसका मतलब कौन सा हो गया 19-20 प्रीवियस ईयर। और मैंने आपको एक बात और बताई, मैंने आपको एक और बात बताई कि जब भी कोई पेनल्टी लगती है, जब मैंने टाइम पे दी पेनल्टी थी नहीं, इस तरह की कोई बात थी भी नहीं, तो ऐसे केस में ऐसी पेनल्टी कब लग सकती है, तभी लग सकती है जब इस तरह का कोई लॉ बन जाए और मेरी नॉलेज में आ चुका है। और वो नॉलेज में कब आएगा, जब वो गजट होता है, वो गजट हुआ है 27 या 28 मार्च, वो एक बार डेट चेक कर ले, मैं कंफ्यूजन में हूं, शायद जहां तक मुझे 28 मार्च है। अगर ये गजट जो प्रेसिडेंट से एसेंट मिलके जो गजट हुआ 28 मार्च को हुआ है, इसका मतलब ये 4 दिन 28, 29, 30 और 31, ये 4 दिन के लिए ये सेक्शन रेट्रोस्पेक्टिव है। तो ऐसे केस में अगर इन 4 दिनों में कोई एंट्री फॉल्स एंट्री पाई गई तो ऐसे केस में 271 AD की पेनल्टी मेरे हिसाब से लग सकती है। इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, मैं फिर क्लियर बोल रहा हूं, ये रेट्रोस्पेक्टिव से 4 दिन के लिए है, क्योंकि जब आपने एक्ट किया उस टाइम पे ये ऑफेंस नहीं था। तो ऐसे केस के अंदर जब आप इस तरह का काम करते हो तो ऐसे केस में या तो स्पेसिफिकली वो लिख दे, ऐसा नहीं है कि पेनल्टी को रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगाया जा सकता। अगर उसने लिख दिया होता दिस पेनल्टी इज लेवायबल फ्रॉम प्रीवियस ईयर 1/4/2019, तो फिर 2019 में भी लगता, क्योंकि उन्होंने असेसमेंट ईयर लिखा है, इसलिए जब ये गजट हुआ है, तो गजट कब हुआ है 28 को। सर सेम लॉगी लगती है सर आपकी डिमोनेटाइजेशन वाले केसेस में, क्योंकि देखिए डिमोनेटाइजेशन वाले केसेस में क्या हुआ है सर, आपको 8 नवंबर 2016 को मोदी साहब ने बोल दिया था कि ये नोट नहीं चलेंगे, ठीक है, और 15/12/2016 को एक ऑर्डिनेंस आया था जहां पे रेट 30% 60% कर दिया था, राइट सर।
तो ऐसे केस में मैं नॉर्मली 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आपको साइटेशन आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, वो आप शेयर भी कर लीजिए, शायद मैंने आपके वहां पे डिस्कस भी किया था। मैंने आपको 2 बताई थी जहां मैंने बोला था देयर वाज एक वन इज एक सिंधिया स्टीम नेविगेशन वाली शिप वाला था, केस में था, वहां पे था कि उनके पास एक मदीना नाम की एक शिप हुआ करती थी। वो अलमदीना नाम की जो शिप थी वो 1944 में ब्रिटिश इंडिया ने उनसे ले ली लीज पे, और 12 अप्रैल 1944 को उस शिप टूट गई। जब वो शिप टूट गई तो वो करीबन 31 लाख रुपए की शिप थी, तो इन्होंने कंपनसेशन मांगा। तो इन्होंने जो कंपनसेशन दिया तो वो करीबन दिया 18 या 20 अप्रैल 1946 को। सर 44 में टूटी है, 2 साल बाद दिया। लेकिन 1 मई को एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, उन्होंने बोला भाई इस तरह कोई भी आपको अगर कोई कंपनसेशन मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। तो सिंधिया स्टीम नेविगेशन वालों ने टैक्स पे नहीं किया। दिस केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दो आर्गुमेंट किए। उन्होंने बोला सर मेरा जो एक्रूअल है वो तो जब शिप टूट गया तभी हो गया था। तो सर डिपार्टमेंट ने आर्ग्यू किया कि सर 4 हिस्से होने चाहिए कभी भी टैक्स लगाने के लिए। पहला क्या है, पर्सन, फिर टैक्स रेट, फिर इवेंट एक्रूअल जब शिप टूट गया, चौथा है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन तो हमारा 2 साल बाद हुआ है, तो उन्होंने कहा एकदम बात ठीक है सर, कंप्यूटेशन हुई है सर 18 अप्रैल 1946 को, जबकि नोटिफिकेशन आया 1 मई को, और कहीं पे भी इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रेट्रोस्पेक्टिव है। अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव लिखा होता तो मैं टैक्स पे करता। गवर्नमेंट ने बोला एकदम करेक्ट। इसी एनालॉजी को लेके बता रहा हूं आपको कि सर इसी वजह से सर यहाँ पे इन्होंने असेसमेंट लिखा है, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक ये नहीं लिखा 1 अप्रैल 2019 से लगेगा। तो इसका मतलब यस इट इज एप्लीकेबल टू असेसमेंट ईयर 2021, बट सर जब गजट हुआ है 28 मार्च को गजट हुआ है, तो 4 दिन के लिए सर ये इश्यूज सर एप्लीकेबल होंगे। और कोई इशू मैडम? नहीं, मेरा तो नहीं। कोई और आई हुई क्या क्वेरीज आई हुई है? कोई देख सकते हैं मैम क्वेश्चन तो नहीं आई है? नहीं ना, ठीक है। या तो मैम इसके 2 तरीके हो सकते हैं मैम आशा जी। एक तो दो चीजें, हाँ जी, तो ये हो सकता है कि या मैंने इस तरह से बोला लोगों को समझ में ना आया हो, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि सबको समझ में आ गया। तो मैं नहीं आपने प्रिजम्पशन ये बहुत लेता हूँ क्लैरिटी कि से सबको समझ में एक्सप्लेन आ किया गया। नितिन जी, बिल्कुल नहीं, आपने बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया। वैसे ना विवाद से विश्वास और वो दोनों ही प्रोविजन मैम आप सारे होस्ट का तो काम ये होता है, कोई भी स्पीकर आए तो उसके बारे में अच्छा ही बोलना है। तो अरे मैं नहीं वरना लाइट कह रहा हूँ। नहीं एक्सप्लेन किया है, तो मेरी कोशिश रही है कि जितनी मेरी नॉलेज है वो मैंने आपको दी है। तो फिर थोड़ा डिटेल में शेयर किया ना, मैं इनफैक्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया। पेनाल्टी का भी ये प्रोविजन तो नया ही था। हाँ जी, आपने 4 डेज का जी, बताया जी, है। जी, जी। आई लाइक इट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो So, आप प्लीज भरत जी अगर को आपको बोलती किसी को क्वेरी हो तो आपको बाद में भी भेज सकता है, आप मुझे चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मेरा Yes. ईमेल आईडी नोट कर लें, nitinkanwar@globalca.in, nitinkanwar@globalca.in, और मेरा मोबाइल नंबर है 9803 9810387163। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी टू डिस्कस अबाउट दिस मैटर, और आप लोगों से मैं रूबरू भी रहा। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू नितिन जी। ओवर टू भारत जी। भारत जी प्लीज Yes, ma'am. start the vote of thanks. On whole of the branch, Sahar branch of NIRC, I would like to thank C. Nitin Kanwar ji, member NIRC, for sharing his knowledge on Vivad se Vishwas scheme and latest update on budget. Thank you, sir, very much. सर ये ना मैं YouTube पे लिंक भी भेज दूंगा, मैंने YouTube पे लाइव किया हुआ है सर। आई ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, भेज दीजिएगा। विल शेयर YouTube इट लिंक देन। भेज दूंगा, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो YouTube के लिंक से भी इसे देख लेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू Thank you, थैंक sir. यू नितिन जी। Thank you, Nitin ji. Thank you, sir. Thank you so much. Okay.